हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। अब हम लोग चालू करने वाले एक नया चैप्टर एडवांस अकाउंट्स में लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। तो ये एडवांस अकाउंट्स मतलब ग्रुप 2 अकाउंट्स के अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। और ये चैप्टर जो है वो फॉर्मेट बेस्ड चैप्टर है। फॉर्मेट बेस्ड चैप्टर मतलब कि फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चलता है, अकाउंटिंग लॉजिक्स यहाँ पे नहीं है। तो लिक्विडेशन ऑफ कंपनी के बारे में अगर मैं बताऊं तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेटेज जनरली 6 to 8 मार्क्स रहता है। और फिर वही बोलूँगा डिपेंड ऑन साइज़ कि क्वेश्चन आपको कितना बड़ा मिलता है उसके अकॉर्डिंग। तो 6 to 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको मिलता है। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको पढ़ के ज़रूर से मज़ा आएगा। पर हाँ, इस चैप्टर को चालू करने से पहले मैं बता दूं कि फॉर्मेट बेस्ड है और जब तक फॉर्मेट लर्न नहीं होंगे ना तब तक अपने को प्रॉब्लम आएगी। तो जो भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करो उससे पहले उससे रिलेटेड फॉर्मेट अपने को समझ में आना ज़रूरी है। तो इस चैप्टर का मेन ऑब्जेक्ट अपने को क्या करना है, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी को डिस्कस करना है। तो जैसे कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है ना, तो जब कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो उस कंपनी पे क्या होता है, कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस अप्लाई होते हैं कि साहब आप इनकॉर्पोरेट हो रहे हो, आप पैदा हो रहे हो, कंपनी कोई भी इनकॉर्पोरेट हो रही है तो उस पर कंपनीज एक्ट के प्रोविज़न अप्लाई होते हैं। वैसे ही कंपनी जब लिक्विडेट होती है, जब कोई कंपनी बंद होती है तो उस पर भी क्या कंपनीज एक्ट के कुछ प्रोविज़न है। तो लिक्विडेशन ऑफ कंपनी में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है वो हम लोग पढ़ेंगे अमालगमेशन में। लिक्विडेशन ऑफ कंपनी मतलब जब कोई कंपनी लिक्विडेट होती है तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो अमालगमेशन एंड एब्जॉर्प्शन एक एडवांस अकाउंट्स में चैप्टर, उसके साथ हम लोग पढ़ेंगे कि कोई कंपनी बंद होती है तो कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिक्विडेशन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कंपनी की क्या, कंपनीज एक्ट की क्या रिक्वायरमेंट है लिक्विडेशन को लेके। तो जब भी कोई कंपनी लिक्विडेट होती है तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा वो हम लोग अमालगमेशन एंड एब्जॉर्प्शन के साथ पढ़ेंगे। समझ में आया। तो इस चैप्टर को पढ़ने का पर्पस सिर्फ ये है कि लिक्विडेशन के वक्त कंपनीज एक्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो कैसे फुलफ़िल की जाती है वो अपने को देखना है। तो कंपनी लिक्विडेट क्यों होती है, रीज़न क्या है कंपनी के लिक्विडेट होने का। लिक्विडेट मतलब शटर डाउन, हाँ जैसे लॉकडाउन है वैसे ही कंपनी का शटर डाउन मतलब कंपनी बंद हो रही है। तो कंपनी बंद होने का रीज़न क्या है, सबसे मेन रीज़न है कि कंपनी जो है वो क्या है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं है, कंपनी को काफ़ी टाइम से लॉसेज हो रहे हैं। तो शेयर होल्डर्स ये डिसाइड कर सकते हैं कि कंपनी को क्या किया जाए, बंद किया जाए। तो कंपनी का लिक्विडेशन जो है वो कौन कर सकते हैं, कंपनी के शेयर होल्डर्स स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके ये डिसाइड कर सकते हैं कि कंपनी को क्या किया जाए, लिक्विडेट किया जाए। उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, वॉलंटरी लिक्विडेशन। क्या बोलते हैं, वॉलंटरी, इच्छा से लिक्विडेशन होना। दूसरा, कंपनी को कोर्ट लिक्विडेट कर सकता है। अगर कंपनी कोई बिजनेस कर रहा है जो कि इलीगल हो जाए, किसी एक्ट में चेंज होने की वजह से कंपनी जो बिज़नेस कर रहा है अगर वो इलीगल हो जाए तो कोर्ट कंपनी को ऑर्डर दे सकता है कि कंपनी क्या हो, लिक्विडेट हो जाए। उसको बोलते हैं कंपल्सरी लिक्विडेशन। तो एक होता है वॉलंटरी लिक्विडेशन जो कि शेयर होल्डर लॉसेस के केस में डिसाइड करते हैं कि कंपनी को बंद कर दिया जाए। दूसरा होता है कोर्ट जब लिक्विडेशन अनाउंस करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कंपल्सरी लिक्विडेशन। वो जनरली तब होता है जब कंपनी जो बिज़नेस कर रही है वो इलीगल हो जाए तो कोर्ट ऑर्डर पास कर देता है कि इस कंपनी को बंद किया जाए। तो उस लिक्विडेशन को हम लोग बोलते हैं कि वो लिक्विडेशन क्या है, कंपल्सरी लिक्विडेशन। और एक होता है लिक्विडेशन बाय डिबेंचर होल्डर्स और क्रेडिटर्स। अगर डिबेंचर होल्डर्स या क्रेडिटर्स मतलब एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ को लगता है कि कंपनी और चलेगी तो और लॉस होगा, तो कंपनी की कैपिटल ऑलरेडी लॉस्ट हो गई है, जो पैसा अभी लिक्विडेशन पे मिलेगा डिबेंचर होल्डर्स और क्रेडिटर्स को वो थोड़ा और चलने के बाद नहीं मिलेगा। तो कंपनी के जो क्रेडिटर्स हैं या डिबेंचर होल्डर्स हैं वो भी ये डिसाइड कर सकते हैं कि कंपनी को क्या किया जाए, लिक्विडेट किया जाए। तो जनरली बात करूँ ना तो 3 तरह से कंपनी लिक्विडेट होती है। लिक्विडेशन बाय शेयर होल्डर्स, उसको हम लोग बोलते हैं वॉलंटरी लिक्विडेशन। एक होता है लिक्विडेशन बाय कोर्ट जिसको बोला जाता है कंपल्सरी लिक्विडेशन। और एक होता है लिक्विडेशन बाय डिबेंचर होल्डर्स या क्रेडिटर्स। वो तब होता है जब उनको लगता है कि और कंपनी चलेगी तो जो पैसा अभी उनको मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। समझ में आया। तो 3 तरह से जनरली कंपनी क्या होती है, लिक्विडेट होती है। अब लिक्विडेशन का प्रोसेस क्या है, हालांकि हमारे कोर्स में वो नहीं है, सीए फाइनल में आओगे तो पढ़ने को मिलेगा,
पर लिक्विडेशन ऑफ कंपनी का प्रोसेस क्या है? अगर हम लोग एक जनरल बात करें कि साहब शेयर होल्डर्स कंपनी को बंद करना चाह रहे हैं तो क्या प्रोसेस है? तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले शेयर होल्डर्स की एक मीटिंग बुलाई जाती है। क्या बता रहा हूँ पता है, मैं एक लिक्विडेशन का प्रोसेस समझा रहा हूँ कि लिक्विडेशन का प्रोसेस क्या है कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले क्या होता है, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उनकी क्या होती है, मीटिंग होती है। इस मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास होता है कि कंपनी को क्या करना है, लिक्विडेट करना है। लिक्विडेट करना है मतलब क्या हुआ, बंद करना है। अब सोचो कि बंद करने का मतलब क्या हुआ। अगर आपको किसी कंपनी को क्लोज करना है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको कंपनी की एसेट्स को क्या करना है, सेल करना है, और कंपनी की जितनी भी लायबिलिटीज़ है उनके आपको क्या करने हैं, पेमेंट करने हैं। तो सोचो कि अगर कोई प्रोप्राइटरशिप कंसर्न अपना बिजनेस बंद करती है तो प्रोप्राइटर वो पर्सन होगा जो ये काम करेगा। अगर कोई प्रोप्राइटरशिप कंसर्न अपना बिजनेस बंद करती है तो वो प्रोप्राइटर वो पर्सन होगा जो उस बिजनेस की सारी एसेट सेल आउट करके लायबिलिटीज़ का पेमेंट कराएगा। अगर सोचो पार्टनरशिप फर्म ये डिसाइड करती है, पार्टनरशिप फर्म ये डिसाइड करती है कि साहब हमको अपना पार्टनरशिप बिजनेस क्या करना है, डिसकंटिन्यू करना है, बंद करना है, तो उस फर्म की एसेट्स को सेल करने का और लायबिलिटीज़ का पेमेंट का काम कौन करेगा, पार्टनर्स करेगा। तो जनरली प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में लिक्विडेशन के केस में एसेट सेल आउट और लायबिलिटीज़ के पेमेंट का काम कौन करते हैं, उनके ऑनर्स करते हैं। पर जब कोई कंपनी लिक्विडेट होती है तो सोचो कंपनी के मालिक कौन है, कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं वो कंपनी के मालिक हैं, जो कि आप सोचो लाखों में होते हैं। तो जो सिस्टम प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप में है वो सिस्टम कंपनी के केस में नहीं हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि अपन शेयर होल्डर्स को बोलें कि तुम एसेट सेल आउट करके लायबिलिटीज़ का पेमेंट कर दो, नहीं पॉसिबल है ना। तो क्या करते हैं, शेयर होल्डर्स ये काम नहीं कर सकते। बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं तो पॉसिबल नहीं है कि वो एसेट्स को सेल आउट करें और फिर लायबिलिटीज़ का पेमेंट करें। तो शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, जब अपनी मीटिंग में ये डिसाइड करते हैं ना कि कंपनी को लिक्विडेट करना है, तो उनको ये भी पता है कि वो खुद लिक्विडेशन का काम नहीं कर सकते। तो वो लोग क्या करते हैं, अपनी मीटिंग में अपना एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लिक्विडेटर। क्या बोलते हैं, लिक्विडेटर। तो शेयर होल्डर्स अपनी मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके क्या करते हैं, लिक्विडेटर अपॉइंट कर देते हैं। लिक्विडेटर अपॉइंट करके बोल देते हैं भाई तेरा काम है कि तेरे को कंपनी की एसेट सेल आउट करनी है और लायबिलिटीज़ का क्या करना है, पेमेंट करना है। और हम ये क्यों पढ़ रहे हैं चैप्टर, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो हैं क्वालिफाइड हैं, वो लोग भी किसी कंपनी में क्या हो सकते हैं, लिक्विडेटर अपॉइंट हो सकते हैं। तो अगर आप फ्यूचर में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हो, जो आप ज़रूर से बनोगे, तो हो सकता है कि कोई कंपनी आपको अपना लिक्विडेटर अपॉइंट कर ले। तो अपने को ये पता होना ज़रूरी कि लिक्विडेशन पे हमको करना क्या है, अकाउंटिंग के अलावा हमारा और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लिक्विडेशन में। तो सबसे पहले क्या होता है, लिक्विडेशन के प्रोसेस में सबसे पहले शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है, जिसमें ये स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है कि कंपनी को क्या करना है, लिक्विडेट करना है। फिर उसी मीटिंग में वो अपना रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लिक्विडेटर। अब इस लिक्विडेटर का क्या काम है, सोचो इस लिक्विडेटर का काम क्या है, कंपनी की सारी एसेट्स सेल आउट करनी और लायबिलिटीज़ का क्या करना है, पेमेंट करना है। ये इस लिक्विडेटर का काम है। अब एक मुझे बताओ कि आपको किसी कंपनी ने, जिसके आप ऑडिटर नहीं हैं, आपको लिक्विडेटर अपॉइंट कर दिया और क्या बोला कि तुमको कंपनी की क्या करनी है, तुमको कंपनी की क्या करनी है, एसेट्स सेल आउट करनी है और लायबिलिटीज़ का क्या करना है, पेमेंट करना है। ठीक है, एक मिनट। तो आपको एक कंपनी ने लिक्विडेटर अपॉइंट कर दिया, सोचो जो मैं बोल रहा हूँ, और आपको उस कंपनी ने क्या बोला है कि हमारी सारी एसेट्स और सेल आउट करना और लायबिलिटीज़ का पेमेंट करना है। तो लिक्विडेशन चालू करने से पहले तुमको ये तो पता होना चाहिए ना कि कंपनी की कौन कौन सी एसेट्स और कौन कौन सी लायबिलिटीज़ है। तो पहले शेयर होल्डर्स मीटिंग हुई, उसमें लिक्विडेटर अपॉइंट हो गया। अब इस लिक्विडेटर को क्या करना पड़ता है, कंपनी की जितनी भी एसेट्स है और कंपनी की जितनी भी लायबिलिटीज़ है उसकी क्या करनी पड़ती है, लिस्ट बनानी पड़ती है।
जो कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की हेल्प से कर सकता है, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कह सकता है कि आप मुझे कंपनी की एसेट्स कौन कौन सी और कंपनी की लाइबिलिटीज़ कौन कौन सी उनकी लिस्ट दे दो। तो या तो वो खुद बनाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की हेल्प से, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बोल सकता है कि आप लिस्ट आउट कर दो। तो उसको क्यों लिस्ट आउट कर रहे हैं तुम खुद सोचो। अपने को पता तो होना चाहिए ना कि कंपनी के कहाँ कहाँ एसेट्स है जिनको आपको सेल आउट करना है और कौन कौन सी लाइबिलिटीज़ है जिनका आपको पेमेंट करना है। तो हमको ये पता होना ज़रूरी है कि कौन कौन सी एसेट्स और कौन कौन सी लाइबिलिटीज़ है। तो ये जो लिस्ट बनती है ना, उसके साथ में उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू भी लिखी जाती है। किसकी? कंपनी की जितनी भी एसेट्स है, अगर उनको सेल आउट किया जाए तो कितना वैल्यू रियलाइज हो सकता है वो, और अगर लाइबिलिटीज़ को पेमेंट किया जाए तो कितना अमाउंट पेमेंट करना पड़ेगा, ये भी साथ में लिखा जाता है। मतलब जो सोच सकते हैं सोचो, कंपनी की एसेट्स को लिस्ट आउट कर रहे हैं तो कंपनी के एसेट्स के नाम और उनके सामने उनकी एस्टिमेटेड वैल्यू टू बी रियलाइज, और इसी तरह से कंपनी की लाइबिलिटीज़ कौन कौन सी है और उनके सामने उनकी एस्टिमेटेड वैल्यू। तो ये जो लिस्ट है ना, ये लिस्ट बना के हम लोग किसको दे देते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दे देते हैं। तो लिक्विडेटर जो है ये वो लिस्ट क्या कर सकता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की हेल्प से बना के किसको दे देगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दे देगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं पता है? इस लिस्ट के बेसिस पे सॉल्वेंसी डिक्लेरेशन दे देते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस लिस्ट के बेस पे सॉल्वेंसी डिक्लेरेशन दे देते हैं कि कंपनी सॉल्वेंट है या इनसॉल्वेंट है। क्योंकि सोचो, अगर कंपनी की 20 एसेट्स है तो मेरे पास 20 एसेट्स का सामने एस्टिमेटेड वैल्यू लिखा हुआ है, उसमें से कंपनी की 10 एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ है, तो एसेट्स की एस्टिमेटेड वैल्यू में से लाइबिलिटीज़ की एस्टिमेटेड वैल्यू माइनस करूं तो पता चल जाएगा कि कंपनी के पास लाइबिलिटीज़ पेमेंट करने के बाद अमाउंट बचेगा या नहीं बचेगा। तो उस केस में अगर कंपनी के पास पैसा बचता है तो हम लोग बोलेंगे कंपनी सॉल्वेंट है, और अगर कंपनी के पास एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ पेमेंट करने के बाद अमाउंट नहीं बचता है तो हम बोलेंगे कंपनी क्या है? इनसॉल्वेंट है। तो ये जो सॉल्वेंसी डिक्लेरेशन है ना, ये सबमिट किया जाता है कोर्ट में। ये सॉल्वेंसी डिक्लेरेशन सबमिट होता है कोर्ट में, इसके साथ में, इस लिस्ट के साथ में। तो इस लिस्ट के साथ में हम लोग ये सॉल्वेंसी डिक्लेरेशन किसको दे देते हैं? कोर्ट में दे देते हैं। फिर कोर्ट ये डिसाइड करता है कि कंपनी को लिक्विडेट करना है या नहीं करना है। क्योंकि बहुत सारी कंपनियां ऐसी है कि लॉस मेकिंग है पर उनको चलाना ज़रूरी है। अब ऐसे देखें तो बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज़ है जो कि क्या है, लॉस मेकिंग कंपनीज़ है, पर फिर भी उनको रन करना ज़रूरी है। क्योंकि वो कंपनीज़ अगर बंद हो जाए तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट या सप्लाई होना क्या होगा? बंद हो जाएगा। तो कोर्ट डिसाइड करता है कि बंद करना जो है वो पब्लिक के फेवर में है या नहीं है। तो अगर कोर्ट को लगता है कि बंद कर देना चाहिए वो पब्लिक या शेयर होल्डर्स या क्रेडिटर्स या डिबेंचर होल्डर्स के फेवर में, तो कोर्ट क्या करता है? जब कोर्ट को लगता है कि कंपनी को बंद करना चाहिए तो कोर्ट इसके बाद में क्या करता है? एक लिक्विडेशन ऑर्डर पास कर देता है, जिसकी एक कॉपी जो है वो किसको मिलती है? लिक्विडेटर को मिल जाती है, एक कॉपी कंपनी को मिल जाती है, और एक कॉपी जो है वो क्या होता है? आरओसी में सबमिट हो जाती है। तो इससे हमको पता चलता है कि कंपनी ने क्या किया, कोर्ट ने क्या किया? लिक्विडेशन ऑर्डर दे दिया। फिर जब लिक्विडेशन ऑर्डर मिल जाता है, फिर उसके बाद हमारा काम चालू होता है। हम लोग क्या करते हैं? कंपनी की जितनी भी एसेट्स हैं उनको सेल करते हैं, और कंपनी की जितनी भी लाइबिलिटीज़ है उसका लीगल ऑर्डर में हम लोग क्या करते हैं? पेमेंट स्टार्ट कर देते हैं। तो कंपनी की जितनी भी एसेट्स हैं उनको हम लोग सेल आउट कर देते हैं, और कंपनी की जितनी भी लाइबिलिटीज़ है उसका लीगल ऑर्डर में हम लोग क्या करते हैं? पेमेंट स्टार्ट कर देते हैं। फिर जब सारी एसेट्स एक्चुअल में सेल आउट हो जाती है और सारी लाइबिलिटीज़ के पेमेंट हो जाते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं? शेयर होल्डर्स की वापस मीटिंग बुलाते हैं, और शेयर होल्डर्स की मीटिंग में हम लोग क्या करते हैं? अपना हिसाब देते हैं। क्या देते हैं? हिसाब देने का मतलब क्या हुआ कि हमने कौन कौन सी एसेट्स कितने में सेल आउट की, और उसमें से कौन कौन सी लाइबिलिटीज़ का पेमेंट किया, और फाइनली हमारे पास कितना सरप्लस शेयर होल्डर्स के लिए बच रहा है, या कितनी डेफिशिएंसी है जो हमको शेयर होल्डर्स से रिकवर करनी है। तो आपको शेयर होल्डर्स ने एज ए लिक्विडेटर अपॉइंट किया, तो जब कंपनी की सारी एसेट्स बेच दोगे उसमें से सारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़, जितनी भी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ है उनके पेमेंट कर दोगे, तो जो पैसा बचेगा वो शेयर होल्डर्स में क्या होता है? डिस्प्यूट होता है। तो हमको अपना फाइनली हिसाब देना पड़ता है। हमको फाइनल हिसाब देना पड़ता है कि कौन सी एसेट्स कितने में सेल आउट हुई, उसमें से
किस किस लाइबिलिटीज़ का कितना पेमेंट हुआ, और फाइनली हमारे पास कितना पैसा शेयर होल्डर्स के लिए बचा हुआ है, उसके लिए वापस हम लोग शेयर होल्डर्स की क्या करते हैं, मीटिंग बुलाते हैं, और उस मीटिंग में हम लोग अपना हिसाब दे देते हैं और बता देते हैं कि शेयर होल्डर्स के लिए कितना पैसा सरप्लस अवेलेबल है या कितनी डेफिशिएंसी है जो शेयर होल्डर्स को हमको शेयर होल्डर्स से लेनी है। समझ में आया? तो ये एक छोटा सा कह सकते हो लिक्विडेशन का रफली प्रोसेस है, ठीक है। तो इससे अपने एक दिमाग में आइडिया होना चाहिए कि हाँ लिक्विडेशन का प्रोसेस इस तरह से रहता है। तो मैंने बोला सबसे पहले फर्स्ट क्या होता है, शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है जहाँ वो डिसाइड करते हैं कि कंपनी को लिक्विडेट करना है। उसी मीटिंग में वो क्या करते हैं, लिक्विडेटर अपॉइंट करते हैं। अगर मान लो आपको लिक्विडेटर अपॉइंट कर दिया, इसका मतलब आपको उस कंपनी की एसेट्स अलाउड करनी है और लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करना है। तो आपको ये पता होना ज़रूरी है एज ए लिक्विडेटर कि कौन कौन सी कंपनी की एसेट्स और कौन कौन सी कंपनी की लाइबिलिटीज़ है। तो हम लोग क्या करते हैं, एज ए लिक्विडेटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की हेल्प से लिस्ट आउट कर लेते हैं कि कौन कौन सी एसेट्स और कौन कौन सी लाइबिलिटीज़ है, और उस लिस्ट में हम लोग उस एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की क्या करते हैं, एस्टिमेटेड वैल्यू लिखते हैं। फिर हमको पता चल, ये हम लोग उठा के किसको देते हैं, तो लिस्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, जो इसके बेस पे क्या करते हैं, सॉल्वेंसी डिक्लेरेशन दे देते हैं, और वो सॉल्वेंसी डिक्लेरेशन सबमिट होता है किस में, कोर्ट में। फिर कोर्ट हमको क्या करता है, लिक्विडेशन ऑर्डर देता है। अगर कोर्ट को लगता है, मतलब शेयर होल्डर्स चाहें कि यार बंद कर दो, तो नहीं कर सकते, आपको कोर्ट से परमिशन लेना पड़ेगा। तो कोर्ट ये डिसाइड करता है कि कंपनी को लिक्विडेट करना है या नहीं करना है। फिर लिक्विडेशन ऑर्डर मिलता है। फिर लिक्विडेशन ऑर्डर मिलने के बाद हम लोग एसेट्स को क्या करते हैं, सेल आउट करते हैं, और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ का क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। और फाइनली जब सारी एसेट्स सेल आउट हो जाए और सारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ का पेमेंट हो जाए, तो शेयर होल्डर्स के लिए कितना पैसा बचा है, क्या हिसाब किताब है, कितना पैसा उनको देना है, कितना उनसे अमाउंट लेना है, ये सब करने के लिए हम लोग शेयर होल्डर्स की मीटिंग वापस बुला के और फाइनली हम लोग हिसाब किताब दे देते हैं। दिस इज़ बेसिकली ए लिक्विडेशन प्रोसेस। ये एक रफली लिक्विडेशन प्रोसेस है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अकाउंटिंग नहीं करनी है। जैसा मैंने बोला ना, अगर कोई कंपनी लिक्विडेट होती है, वो किसी भी रीज़न से हो रही है, तो उसका अकाउंटिंग जो है वो अमालगमेशन में एज ए वेंडर कंपनी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। पर अभी सिर्फ हम लोग बात करें कि अगर हमको किसी कंपनी में लिक्विडेटर अपॉइंट कर दिया जाए तो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग हमको वहाँ पे क्या करना है। तो हमको प्रैक्टिकली यहाँ पे दो चीज़ें समझनी है। एक तो ये कि ये स्टेटमेंट कैसे बनता है, इसको बोलते हैं लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। तो जनरली स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बैलेंस शीट की जगह भी बहुत सी जगह यूज़ होता है। तो ये जो हम लोग बनाएंगे ना, एस्टिमेटेड बेसिस पे कि कौन कौन सी कंपनी की एसेट्स है, उनका कितना एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू है, वैल्यूअर की हेल्प से, और कौन कौन सी लाइबिलिटीज़ है, एस्टिमेट बेस पे बनाते हैं। दिस इज़ नोन एज लिक्विडेटर्स, क्या बोलते हैं उसको, बोलो मेरे साथ, लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो अपने को ये समझना है कि लिक्विडेटर का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कैसे बनता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे ये जब फाइनली मीटिंग में वापस जब हिसाब देते हैं ना, हिसाब देते हैं तो एक रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बना के देना पड़ता है। रिसीट एंड पेमेंट, कहाँ कहाँ से कितना पैसा आया और कहाँ कहाँ पेमेंट किया, उस हिसाब का जो स्टेटमेंट बनता है उसको बोलते हैं लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। तो इस पूरे चैप्टर में हमको दो चीज़ें समझनी है। पहला तो ये प्रैक्टिकली कि लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कैसे बनाते हैं, और दूसरा अपने को समझना है लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो इस पूरे चैप्टर को अगर मैं डिवाइड करूं तो मेरे को दो चीज़ें यहाँ पे समझनी है। पहली तो ये कि ये स्टेटमेंट कैसे बनता है, और दूसरा मेरे को समझना है कि यहाँ पे ये स्टेटमेंट हम लोग कैसे बनाते हैं। समझ में आया? तो ये नोट्स में है, वहाँ से आप लोग इस चीज़ को लिख सकते हो। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये जो लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो पहला डिफरेंस तो ये है कि ये लिक्विडेशन ऑर्डर के पहले बनता है और ये जो है ये लिक्विडेशन ऑर्डर के बाद बनता है। ये कौन, लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो है ना, वो लिक्विडेशन ऑर्डर से पहले बनता है। देखो ऑर्डर तो यहाँ पे मिला तुमको, और जो फाइनल अकाउंट है वो ऑर्डर के बाद में बनता है। दूसरी चीज़,
इसके अंदर जो एसेट्स और लायबिलिटीज आती है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के अंदर जो एसेट्स और लायबिलिटीज आती है वो एस्टिमेटेड होती है, जबकि फाइनल अकाउंट के अंदर, लिक्विडेटर्स फाइनल अकाउंट के अंदर जो एसेट्स और लायबिलिटीज आती है वो उसकी एक्चुअल रियलाइज्ड और पेड वैल्यू आती है कि कितना अमाउंट रियलाइज हुआ। तो जो लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है ना, लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो है ना वो एस्टिमेट बेसिस पे बनता है, जबकि लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जो है वो क्या होता है, एक्चुअल बेस पे बनता है। और लास्ट डिफरेंस मैं क्रिएट कर सकता हूँ कि दोनों के फॉर्मेट में डिफरेंस है। ये बेसिकली क्या स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट फॉर्मेट है पर्टिकुलर अमाउंट, और ये अकाउंट फॉर्मेट है, रिसीट्स एंड पेमेंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर्मेट में बनता है। तो अगर आपको जनरली डिस्कस किया जाए कि सर लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स दोनों में क्या डिफरेंस है अगर हम लोग बात करें तो एक साइड तो अपन ने लिख दिया लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और एक साइड लिख दिया अपन ने लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो पहला डिफरेंस तो ये है कि ये फर्स्ट डिफरेंस ये बनता है बिफोर लिक्विडेशन और ये बनता है आफ्टर लिक्विडेशन, फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड, इसमें जितनी भी एसेट्स और लायबिलिटीज आएगी ना वो एस्टिमेटेड बेसिस पे आती है, और इसमें जितनी भी एसेट्स और लायबिलिटीज आएगी वो क्या होगा, एक्चुअल बेस पे आएगी। और थर्ड अगर बात करूं तो इसका जो फॉर्मेट है वो स्टेटमेंट फॉर्मेट है और इसका जो फॉर्मेट है वो क्या है, अकाउंट फॉर्मेट। ऐसा बनता है और ये ऐसा बनता है पर्टिकुलर अमाउंट, और ये बनता है डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट में ऐसा। तो ये तीन बेसिक डिफरेंस है। तो जो लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है वो लिक्विडेशन से पहले बनता है, लिक्विडेशन ऑर्डर से पहले बनता है, जबकि लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जो है वो ऑर्डर के बाद में बनता है। दूसरा, लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में जो एसेट्स और लायबिलिटीज है ना वो एस्टिमेटेड बेसिस पे आती है, जबकि फाइनल अकाउंट में एसेट्स और लायबिलिटीज एक्चुअल बेसिस पे आती है, एक्चुअल आती है। और उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो फॉर्मेट में डिफरेंस है, लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जो वो स्टेटमेंट फॉर्मेट में, और लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जो है, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जो है वो अकाउंट फॉर्मेट में। ठीक है, तो अपने को सबसे पहले ये समझना है कि लिक्विडेटर का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कैसे बनाते हैं। तो टॉपिक टू बी डिस्कस में पहला पॉइंट ये आता है, लिक्विडेट फॉर्मेट ऑफ लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। फिर अपने को समझना है कि लिक्विडेटर्स का फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट कैसे बनता है। ठीक है, आगे चलें उससे पहले देखो क्या है, एसेट्स को रियलाइज करने का कोई ऑर्डर नहीं होता है, आप कैसे भी रियलाइज कर सकते हो। मतलब डेटर से पैसा आ रहा है तो डेटर से ले लो, बिल्डिंग फिक्स एसेट जो सेल हो रही है उसको आप पहले सेल कर दो। तो जनरली एसेट्स के रियलाइजेशन का कोई फिक्स ऑर्डर नहीं होता है, पर लायबिलिटीज़ के पेमेंट का ऑर्डर है। तो अपन आगे कुछ भी डिस्कस करें तो कंपनीज एक्ट में एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन सीक्वेंस ऑफ पेमेंट ऑफ एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ या सीक्वेंस ऑफ पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज़ की बात करें, सीक्वेंस ऑफ पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, तो सबसे पहले पेमेंट होता है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को, सबसे पहले पेमेंट होता है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। तो पेमेंट का सबसे पहला जो प्रेफरेंस है वो किसको है, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। मतलब क्या हुआ, आपने बैंक से लोन ले रखा है और वो जो लोन है वो बिल्डिंग के अगेंस्ट में सिक्योर्ड है। तो जैसे ही बिल्डिंग सेल आउट होगी ना तो सबसे पहले बिल्डिंग सेल होने से जो पैसा आएगा उससे लोन का रीपेमेंट होगा। तो लीगल ऑर्डर ऑफ पेमेंट, लीगल ऑर्डर ऑफ पेमेंट की बात करें कि साहब क्या लीगल ऑर्डर ऑफ पेमेंट है, तो सबसे पहले पेमेंट होता है किसको, सबसे पहले पेमेंट होता है किसको, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद पेमेंट होता है, अच्छा सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के बाद जो भी बचे हैं वो सब अनसिक्योर्ड है।
तो सबसे पहले पेमेंट का प्रेफरेंस किसको होता है? सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के बाद पेमेंट होता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को। क्या होता है बताता हूं मैं। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पेमेंट होता है, उसके बाद में होता है क्रेडिटर्स सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्जेस। क्रेडिटर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्जेस का पेमेंट होता है। फिर उसके बाद में बचे हुए जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं उनको पेमेंट होता है। ये जब सारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ के पेमेंट हो जाते हैं ना, ये सब कौन है? एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ है। ये सारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ को पेमेंट होने के बाद पेमेंट होता है किसको? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। मतलब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पेमेंट होता है, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बाद पेमेंट होता है इक्विटी शेयर कैपिटल का। तो ये लीगल ऑर्डर ऑफ पेमेंट है। तो सबसे पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स तो समझ गए ना, कोई भी लायबिलिटीज, कोई भी क्रेडिटर्स, कोई भी लोन जो स्पेसिफिकली किसी एसेट्स के अगेंस्ट में सिक्योर्ड है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिक्योर्ड क्रेडिटर्स बोलते हैं। तो जैसे मैंने बोला ना, बैंक से आपने लोन ले रखा है, बैंक से लोन ले रखा है और वो लोन जो है वो बिल्डिंग के अगेंस्ट में सिक्योर्ड है, तो वो लोन स्पेसिफिकली बिल्डिंग के अगेंस्ट में सिक्योर्ड है, इसका मतलब वो आपके लिए लोन जो है वो क्या? सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है। तो सोचो क्या बोल रहा हूँ। सबसे पहले पेमेंट, एसेट्स को रियलाइज होने का कोई सीक्वेंस नहीं है, पर लायबिलिटीज़ के पेमेंट की सीक्वेंस की बात करें तो सबसे पहले पेमेंट होगा किसको? सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के बाद पेमेंट होता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के बाद पेमेंट होता है क्रेडिटर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज। क्रेडिटर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज। फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है? कोई भी लायबिलिटीज़ जो कंपनी के स्पेसिफिकली किसी एसेट्स के अगेंस्ट सिक्योर्ड ना होकर कंपनी की सारी एसेट्स के अगेंस्ट सिक्योर्ड होती है, उसको बोलते हैं क्रेडिटर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज। और बाय डिफ़ॉल्ट ये माना, कोई भी लायबिलिटीज़ जो कंपनी की स्पेसिफिक एसेट्स के अगेंस्ट सिक्योर्ड ना होकर कंपनी की सारी एसेट्स के अगेंस्ट सिक्योर्ड होती है, उसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिटर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज। और बाय डिफ़ॉल्ट ये माना जाता है कि जो डिबेंचर्स हैं कंपनी के, वो सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज है, इसलिए उनको अनसिक्योर्ड से पहले पेमेंट मिलता है। फिर उसके बाद में पेमेंट मिलता है किसको? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। और फिर जब सारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ का पेमेंट हो जाता है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और फिर इक्विटी शेयर कैपिटल को। तो एक बार सोचो कि पेमेंट का सीक्वेंस क्या है। तो जब कंपनी लिक्विडेट होती है ना, तो जब कंपनी लिक्विडेट होती है तो सबसे पहले पेमेंट होता है एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ में, सबसे पहले पेमेंट होता है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के बाद में पेमेंट होता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के बाद पेमेंट होता है क्रेडिटर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज, फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ये 4 एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ हैं। फिर उसके बाद पेमेंट होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का, और उसके बाद में पेमेंट होता है किसको? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। वेट, सोचो सोचो क्या पेमेंट ऑर्डर था? सोचा? ऊँगो मत और सोचो। सबसे पहले पेमेंट किसको होता है? सबसे पहले पेमेंट होता है क्रेडिटर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज। उसकी सॉरी सबसे पहले पेमेंट होता है सिक्योर्ड क्रेडिटर, सबसे पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के बाद क्रेडिटर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के बाद क्रेडिटर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज, फिर उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, फिर उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल। चलो बोलो मेरे साथ जैसे क्लास में बोलते हो। सबसे पहले पेमेंट किसको करोगे? सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के बाद में सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के बाद में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के बाद में क्रेडिटर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज। क्रेडिटर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज के बाद में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। फिर उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पेमेंट होगा, और सबसे लास्ट में पेमेंट किसको होगा? इक्विटी शेयर कैपिटल का पेमेंट होगा। समझ में आया? वापस बोलो चलो। फर्स्ट सबसे पहले पेमेंट किसको करोगे? सिक्योर्ड क्रेडिटर्स।
सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के बाद क्रेडिटर्स सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज, फिर उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, फिर उसके बाद प्रेफरेंशियल कैपिटल, और लास्ट में पेमेंट होगा किसका, इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या होता है क्रेडिट, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स क्या होते हैं, जो लोन या लाइबिलिटीज जो है किसी स्पेसिफिक एसेट्स के अगेंस्ट में सिक्योर्ड है उसको बोलते हैं क्रेडिटर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज, ठीक है। और जो लोन या लाइबिलिटीज कंपनी की स्पेसिफिक एसेट्स के अगेंस्ट सिक्योर्ड ना होकर कंपनी की सारी एसेट्स के अगेंस्ट सिक्योर्ड होते हैं उसको बोलते हैं क्रेडिटर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज, ठीक है। अब ये देखते हैं कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स क्या होते हैं। क्या कर रहे हैं पता है, अपने को पढ़ना क्या है चैप्टर में पता है, अपने को पढ़ना है फॉर्मेट किसका, अपने को पढ़ना है फॉर्मेट ऑफ लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, और एक पढ़ना है फॉर्मेट ऑफ लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट अकाउंट, ये दोनों चीज़ें अपने को यहाँ पे पढ़नी है। अब इसको पढ़ने से पहले मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि लीगल ऑर्डर ऑफ पेमेंट क्या है। जब कंपनी लिक्विडेट होती है तो लीगल ऑर्डर ऑफ पेमेंट क्या है कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर, ठीक है, ये समझ में आया। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स और क्रेडिटर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज में डिफरेंस क्या है, ये जो है ना ये स्पेसिफिकली किसी एसेट्स के अगेंस्ट सिक्योर्ड होते हैं और ये कंपनी की सारी एसेट्स के अगेंस्ट सिक्योर्ड होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ क्रेडिटर्स जो हैं वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कौन से होते हैं। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरेटिकल भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स मतलब ऐसे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ऐसे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स जिनको पेमेंट का प्रेफरेंस है ओवर अदर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। प्रेफरेंस क्या होता है, प्रेफरेंस तो समझते हो ना, प्रेफरेंस जिनको प्रायोरिटीज है। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स क्या होते हैं, ऐसे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, वो अनसिक्योर्ड ही हैं पर उनको पेमेंट का प्रेफरेंस है, किससे, दूसरे जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं। तो ऐसे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स जिनको पेमेंट का प्रेफरेंस है दूसरे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स से, उसको हम लोग बोलते हैं कि वो क्रेडिटर्स जो हैं वो क्या है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है। थोड़ा सा प्रेफरेंस कैपिटल अलग होता है। प्रेफरेंस कैपिटल में तो शेयर होल्डर्स में जिसको सबसे पहले पेमेंट मिले उसको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बोलते हैं। और यहाँ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हैं, तो सोचो ना, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स मतलब ऐसे क्रेडिटर्स जो अनसिक्योर्ड है, क्योंकि देखो सिक्योर्ड को पेमेंट करना है। देखो अगर मैं कंपनी की एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ की बात करूं तो मैं क्या बोल सकता हूं, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। तो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को सबसे पहले पेमेंट का प्रेफरेंस है। फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की 3 कैटेगरी है, कौन कौन सी, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, फिर क्रेडिटर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्जेस, और फिर जो बचते हैं वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो देखो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स क्या है पता है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है जिनको दूसरों से पहले पेमेंट का क्या है, प्रेफरेंस है, इसलिए उनको बोलते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, ठीक है। तो कंपनीज एक्ट में स्पेसिफाइड है कि सब प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कौन है। तो जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की लिस्ट में आएंगे उनको पहले पेमेंट मिलेगा, ठीक है। तो कंपनीज एक्ट में क्या बोला कि 2 गरीब लोग ऐसे हैं जिनको दूसरों से पहले पेमेंट मिलना चाहिए। मतलब देखो सबसे पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट होगा, सबसे पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट होगा, पर अनसिक्योर्ड जो हैं उनमें से सबसे पहले पेमेंट किसको होगा उसको हम लोग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स बोलते हैं। तो कंपनीज एक्ट में क्या बोला कि 2 ऐसे गरीब लोग हैं जिनको दूसरों से पहले पेमेंट मिलना चाहिए। कंपनीज एक्ट में बोला 2 गरीब लोग हैं, गरीब गरीब गरीब
दो ऐसे गरीब लोग हैं जिनको दूसरों से पहले पेमेंट मिलना चाहिए, उसमें एक गरीब तो कौन है? एम्प्लॉयज़, वर्कर्स। तो जो पहली गरीबों की कैटेगरी वो कौन है? एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स। और दूसरी गरीबों की कैटेगरी कौन सी है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट। इसका मतलब अगर मैं बात करूं तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, मतलब ऐसे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स जिनको दूसरों से पहले पेमेंट मिलना चाहिए, उसमें अगर बात करूं तो मैं क्या बोलूंगा? ड्यूज रिलेटेड टू एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स। और सेकंड में बोलूंगा ड्यूज रिलेटेड टू गवर्नमेंट। तो एम्प्लॉयज से रिलेटेड जितने भी ड्यूज है ना, एम्प्लॉय या वर्कर्स से रिलेटेड जो भी ड्यूज है, मतलब एम्प्लॉयज या वर्कर को जो भी पैसा देना है बाकी है, वो आप दूसरों से पहले दो। और गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी ड्यूज है तो उसका भी पहले पेमेंट करो। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में अगर मैं बात करूँ ना, तो टोटल मिला के अगर बात की जाए तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में 4 ऐसे ड्यूज हैं जो वर्कर्स और एम्प्लॉयज से रिलेटेड है। और गवर्नमेंट के केस में बात करें, गवर्नमेंट के केस में सिर्फ एक ही कैटेगरी है। गवर्नमेंट के केस में अगर बात करें तो एक ही ऐसा कैटेगरी है जिसको हम लोग क्या करते हैं? प्रेफरेंशियल कंसीडर करते हैं। तो क्या बोला, समझ तो रहे हो क्या बात कर रहा हूँ? क्या पेमेंट का प्रेफरेंस क्या है एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ में? एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। कितनी कैटेगरीज में? 4। पहला क्या है? सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। फिर बाकी बची हुई जो तीनों है वो अनसिक्योर्ड है। और अनसिक्योर्ड में सबसे पहले पेमेंट करो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को, फिर क्रेडिटर्स सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज। बाय डिफॉल्ट डिबेंचर होल्डर्स को क्रेडिटर्स सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज मानते हैं, और फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो हम पढ़ रहे हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स क्या होते हैं। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स होते हैं, हाँ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स होते हैं, पर उनको दूसरे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स से पहले पेमेंट मिलता है। समझ रहे हो क्या? और कंपनीज एक्ट में 2 ऐसे पर्सन्स हैं जिनके रिगार्डिंग कोई भी ड्यूज है तो उसको क्या माना है कि प्रेफरेंशियल इनको पहले दो। उसमें से फर्स्ट है एम्प्लॉयज से रिलेटेड, वर्कर्स से रिलेटेड, और सेकंड है गवर्नमेंट से रिलेटेड। तो एम्प्लॉयज से रिलेटेड 4 ऐसे ड्यूज हैं जिनको प्रेफरेंशियल में लिया है, और गवर्नमेंट से रिलेटेड एक ही ड्यूज है जिसको क्या किया? प्रेफरेंशियल में कंसीडर किया है। तो पहले क्या बोला? एम्प्लॉय की सैलरी एंड वेजेस। एम्प्लॉयज़ में जो 4 कैटेगरी है उसमें पहला एम्प्लॉय और वर्कर का सैलरी एंड वेजेस। तो एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर का कोई भी सैलरी और वेजेस बाकी है तो उसको सबसे पहले पेमेंट करो लिक्विडेशन के वक्त। मतलब अगर कंपनी ने अपने वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ को कुछ टाइम से सैलरी पेमेंट नहीं किया तो वो आउटस्टैंडिंग है, और वो आउटस्टैंडिंग है मतलब वो कंपनी के लिए क्या है? कंपनी के लिए क्या है? लायबिलिटीज़ है। तो वो प्रेफरेंशियल है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, कंपनीज एक्ट में बोला है। तो वो प्रेफरेंशियल है। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में सबसे पहले जो आने वाला है वो क्या है? सैलरी एंड वेजेस ड्यू। सैलरी एंड वेजेस ड्यू। तो जो भी सैलरी और वेजेस वर्कर का बाकी है वो प्रेफरेंशियल है, पर इसमें कुछ कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है शुड बी ड्यू विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ लिक्विडेशन। ड्यू विद इन 12 मंथ, ड्यू विद इन 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ लिक्विडेशन। मतलब वो ही सैलरी और वेजेस प्रेफरेंशियल है जो लिक्विडेशन डेट से 12 महीने के अंदर अंदर क्या हुई? ड्यू हुई है। मतलब अगर आपका लिक्विडेशन 1 अप्रैल 21 को हो रहा है तो उस केस में क्या बोला? 1 अप्रैल 20 से 1 अप्रैल 21 के बीच में इस पीरियड की कोई सैलरी या वेजेस बाकी है तो प्रेफरेंशियल है। मतलब इससे पहले की कोई सैलरी या वेजेस बाकी है तो प्रेफरेंशियल नहीं है। तो आपको क्या बोला प्रेफरेंशियल की कैटेगरी में कि वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ जो भी है उनका सैलरी एंड वेजेस जो भी बकाया है बाकी है वो आपके लिए प्रेफरेंशियल है, पर कंडीशनल है।
और कंडीशनल क्या है कि वो सैलरी और वेजेस जो बाकी है शुड बी ड्यू विद इन 12 मंथ, शुड बी ड्यू विद इन 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ लिक्विडेशन, शुड बी ड्यू विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ लिक्विडेशन। मतलब वो जो सैलरी और वेजेस है ना वो लिक्विडेशन डेट से 12 महीने के अंदर अंदर क्या हुई हो, ड्यू हुई हुई हो। उससे पहले की है तो फिर वो प्रेफरेंशियल नहीं है, फिर तो वो अनसिक्योर्ड है। और दूसरी क्या पता है, तो पहली जो लिमिट है वो किसकी है, टाइम की लिमिट है, टाइम लिमिट है। क्या टाइम लिमिट है, शुड बी ड्यू विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ लिक्विडेशन, जिस दिन लिक्विडेशन हो रहा है उससे उससे 12 मंथ के अंदर अंदर ड्यू भी हो। लिक्विडेशन डेट से जस्ट पहले के 12 महीने से रिलेटेड अगर वो सैलरी एंड वेजेस है तो प्रेफरेंशियल है। और दूसरी है अमाउंट की लिमिट। अमाउंट की लिमिट क्या है, पर पर्सन, अमाउंट की भी लिमिट है। तो अमाउंट की लिमिट क्या है, पर पर्सन 4 मंथ सैलरी और 20,000 विच एवर इज लोअर। तो अपन ने बोला कि सर वर्कर का सैलरी एंड वेजेस अगर बाकी तो प्रेफरेंशियल है, नो डाउट प्रेफरेंशियल है, पर उसमें एक तो लिमिट, एक तो क्या है, टाइम की लिमिट है। टाइम की लिमिट होने का मतलब क्या हुआ कि वो लिक्विडेशन डेट से 12 महीने के अंदर अंदर क्या होना चाहिए, ड्यू होना चाहिए। और अमाउंट की लिमिट है। अमाउंट की लिमिट क्या है, पर पर्सन 4 महीने की सैलरी या 20,000, जो दोनों में से हाई तो हो ही नहीं सकता है, विच एवर इज लेस, जो दोनों में से कम है ना वो प्रेफरेंशियल है। तो इसको मैं समझाता हूँ। देखो, अगर मान लो किसी वर्कर की सैलरी 6,000 रुपीज़ पर मंथ है और लास्ट 6 मंथ की आउटस्टैंडिंग है, तो टोटल 36,000 आउटस्टैंडिंग है। तो एक कंडीशन तो पूरी होती है कि साहब 6 महीने की बाकी, लिक्विडेशन से पहले के 6 महीने की बाकी है। तो लिक्विडेशन से पहले के 6 मंथ की बाकी है, इसका मतलब 12 महीने के अंदर अंदर की है। टोटल ड्यू कितना है, 6,000 रुपये महीने की सैलरी है, 6 महीने की सैलरी बाकी है, इसका मतलब टोटल ड्यू कितना हो गया, 36,000। अब इसमें से क्या बोलते हैं कि अमाउंट वाइज लिमिट क्या, 4 महीने की सैलरी, तो 4 महीने की सैलरी कितनी होती है, 24,000। और दूसरा कंपैरिजन वाला अमाउंट कितना है, 20,000, विच एवर इज लोअर। इसका मतलब यहाँ पे 20,000 प्रेफरेंशियल है। तो 36,000 में से 36,000 का जो सैलरी ड्यू है ना उसमें से सिर्फ 20,000 ही प्रेफरेंशियल है। जो बाकी बचा हुआ बैलेंस 16,000 है ना वो क्या है, अनसिक्योर्ड है। तो उस वर्कर को जिसकी सैलरी 36,000 आउटस्टैंडिंग है ना, उस वर्कर की सैलरी जिसकी 36,000 आउटस्टैंडिंग है ना, तो उसको प्रेफरेंशियली 20,000 दे देंगे। फिर बचा हुआ जो 16 है ना वो उसको बाद में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के साथ मिलेगी। क्योंकि पेमेंट सीक्वेंस क्या है, सोचो पेमेंट सीक्वेंस क्या है। पेमेंट सीक्वेंस ये है कि पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट होता है, फिर अनसिक्योर्ड में सबसे पहले प्रेफरेंशियल को पेमेंट होता है। तो उसमें 20,000 का पेमेंट उस वर्कर को मिल जाएगा। फिर क्रेडिटर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज, डिबेंचर होल्डर्स वगैरह जो हैं उनको पेमेंट मिलेगा। फिर पैसा बचेगा तो पेमेंट किसको मिलेगा, बाकी अनसिक्योर्ड को मिलेगा। तो इसको 20,000 का जो पेमेंट है ना वो तो प्रेफरेंशियली मिल जाएगा, और बचा हुआ जो 16,000 है ना उसका पेमेंट किसके साथ मिलेगा, अनसिक्योर्ड के साथ। सॉरी, अगर मैं एक एग्जांपल और लूँ, एक वर्कर का मंथली सैलरी 2,000 रुपीज़ है, ठीक है, एक वर्कर का मंथली सैलरी 2,000 रुपये, 2,000 रुपीज़ मंथली सैलरी, और उसका पिछले 8 महीने से सैलरी बाकी है। तो 8 महीने से सैलरी बाकी, इसका मतलब टोटल सैलरी आउटस्टैंडिंग कितना है, 16,000। अब 16,000 में से कितना प्रेफरेंशियल है, तो देखो टाइम लिमिट तो फुलफिल हो गई, 12 महीने के अंदर अंदर है। अब अमाउंट की लिमिट में क्या बोला, 4 मंथ का सैलरी, 4 मंथ सैलरी मतलब 8,000 और 20,000 विच एवर इज लोअर। इसका मतलब इस एग्जाम्पल में 8,000 क्या है, प्रेफरेंशियल है। तो 16,000 में से 8,000 प्रेफरेंशियल है, बाकी बचा हुआ 8,000 अनसिक्योर्ड है।
तो ये प्रेफरेंशियल है और ये क्या है, अनसिक्योर्ड है। अब मैं आपको जैसे बोलूं कि एक वर्कर का सैलरी 4,000 रुपीज़ पर मंथ है, 4,000 रुपीज़ पर मंथ, और उसका 5 महीने का सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो उसका टोटल ड्यूज़ कितना है, 20,000। अब ये 20,000 में से क्या प्रेफरेंशियल है, अमाउंट वाइज देखें तो 4 मंथ सैलरी, तो 4,000 मल्टीप्लाई बाय 4 मंथ के हिसाब से 16,000 आता है, और 20,000 का अमाउंट पर पर्सन, विच एवर इज़ लोअर। इन दोनों में से जो कम है, और क्या कम है, 16,000, तो 20,000 की जो टोटल ड्यूज़ है ना, टोटल उसमें से 16,000 प्रेफरेंशियल है और 4,000 जो है वो आपके लिए क्या है, अनसिक्योर्ड है। तो ये इस केस में 4,000 आपके लिए क्या है, अनसिक्योर्ड है। तो 16,000 का पेमेंट तो प्रेफरेंशियली हो जाएगा उसको, और 4,000 का पेमेंट डिबेंचर होल्डर्स वगैरह को पेमेंट करने के बाद फिर बाद में उनको पेमेंट होगा। समझ में आया? तो हम लोग क्या बात कर रहे थे पता है, हम लोग बात कर रहे हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। तो अपन ने क्या बोला, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स क्या है? तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में अपन ने बोला कि दो तरह के क्रेडिटर्स हैं, एक तो एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स से रिलेटेड ड्यूज़ है वो, और एक गवर्नमेंट से रिलेटेड ड्यूज़ हैं, दोनों जो गरीब लोग हैं। और वर्कर्स से रिलेटेड जो ड्यूज़ है ना, वो 4 कैटेगरी के ड्यूज़ ही प्रेफरेंशियल। उसमें से मैंने फर्स्ट आपको समझाया, सैलरी एंड वेजेस ऑफ वर्कर्स ड्यू विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ लिक्विडेशन। क्या बोला? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में पहला क्या है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में पहला क्या है, सैलरी एंड वेजेस ऑफ वर्कर्स ड्यू विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ लिक्विडेशन। वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ की सैलरी एंड वेजेस जो 12 महीने के अंदर अंदर ड्यू हुई है, और उसकी टाइम लिमिट तो 12 महीने की, और अमाउंट लिमिट क्या है, 4 महीने की सैलरी और 4 मंथ सैलरी और 20,000 पर पर्सन, विच एवर इज लेस। अब इसमें ध्यान रखना कि एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स, गरीब लोग जो है वो इस कैटेगरी में आता है, तो ऑफिसर कैटेगरी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो इस कैटेगरी में नहीं आता। इसका मतलब ये हुआ कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की सैलरी या ऑफिसर्स का सैलरी अगर आउटस्टैंडिंग है तो प्रेफरेंशियल नहीं है। देखो, प्रेफरेंशियल बनाने का रीज़न क्या है कि गरीब लोग हैं, इनको पहले पेमेंट कर दो। तो जो ऑफिसर कैटेगरी के लोग हैं या जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनका कोई सैलरी या वेजेस या रेमुनरेशन आउटस्टैंडिंग है, तो दैट इज़ नॉट कंसिडर एज प्रेफरेंशियल। उसको प्रेफरेंशियल कंसिडर नहीं करते हैं, वो क्या है, अनसिक्योर्ड है। उसका पेमेंट सबसे लास्ट में होता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के साथ में। दूसरा, ऑल गवर्नमेंट ड्यूज। सेकेंड, ऑल गवर्नमेंट ड्यूज ड्यू विद इन 12 month from the date of liquidation। सारे गवर्नमेंट ड्यूज जो लिक्विडेशन डेट से 12 महीने के अंदर अंदर ड्यू होंगे, वो सब क्या है, प्रेफरेंशियल है। तो टाइम की लिमिट तो यहाँ भी है, 12 मंथ की लिमिट है, पर यहाँ पे अमाउंट की कोई लिमिट नहीं है। अमाउंट की कोई लिमिट नहीं मतलब कितना भी अमाउंट हो सकता है, पर गवर्नमेंट ड्यूज प्रेफरेंशियल तभी होंगे जब वो लिक्विडेशन डेट से 12 मंथ के अंदर अंदर क्या हुए, ड्यू होंगे। अब गवर्नमेंट ड्यू मतलब क्या हो गया, जैसे इनकम टैक्स हो गया, हाँ, जीएसटी हो गया। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का कोई टेलीफोन बिल आउटस्टैंडिंग है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का, जैसे बीएसएनएल का कोई टेलीफोन बिल आउटस्टैंडिंग, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कोई भी हो, उसका कोई भी ड्यू है तो वो प्रेफरेंशियल है, पर बशर्ते कि वो क्या होना चाहिए, 12 महीने के अंदर अंदर क्या वो ड्यू आओ। अब मान लो 4 साल पहले का कोई इनकम टैक्स है, 4 साल पहले का कोई इनकम टैक्स है जो अभी तक कंपनी ने पेमेंट नहीं किया, तो वो फिर प्रेफरेंशियल नहीं है। प्रेफरेंशियल होने के लिए गवर्नमेंट ड्यूज़ होने के साथ साथ ये ज़रूरी है कि वो लिक्विडेशन डेट से 12 मंथ के अंदर अंदर क्या हुआ, ड्यू हुआ, तो वो प्रेफरेंशियल है। तो पहला क्या है प्रेफरेंशियल की कैटेगरी में, बोलो पहला क्या है प्रेफरेंशियल की कैटेगरी में, फर्स्ट सैलरी एंड वेजेस ऑफ वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज ड्यू विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ लिक्विडेशन, और उसमें अमाउंट की लिमिट है पर पर्सन 4 मंथ सैलरी और 4 मंथ सैलरी और 20,000 विच एवर इज लेस। और सेकंड क्या है, सेकंड की अगर बात करूँ तो क्या बोलेंगे, ऑल गवर्नमेंट ड्यूज ड्यू विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ लिक्विडेशन, नो अमाउंट लिमिट, अमाउंट का कोई लिमिट नहीं है। थर्ड अगर मैं बात करूँ, थर्ड, ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ वर्कर्स कंपनसेशन, वर्कमैन कंपनसेशन,
वर्कमैन कंपनसेशन पेबल एज पर कंपनसेशन एक्ट। चलो वापस मुझे बताओ, पहला क्या था? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में इसका कलर चेंज कर दो। पहला क्या था? सैलरी एंड वेजेस ड्यू विद इन 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ लिक्विडेशन। सैलरी एंड वेजेस ऑफ वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज ड्यू विद इन 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ लिक्विडेशन। और इस केस में पर पर्सन अमाउंट का लिमिट कितना है? 4 महीने का सैलरी और 20,000 विच एवर इज लेस। सबसे गरीब लोगों को लिया। सेकेंड हो गया ऑल गवर्नमेंट ड्यूज ड्यू विद इन 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ लिक्विडेशन। उसके बाद में अपन ने बोला वर्कमैन कंपनसेशन। वर्कमैन कंपनसेशन पेबल एज पर कंपनसेशन एक्ट। वर्कमैन कंपनसेशन पेबल, ये थर्ड हो गया तुम्हारा। वर्कमैन कंपनसेशन पेबल एज पर कंपनसेशन एक्ट मतलब वॉलेंटरली कंपनसेशन दे रहे तो प्रेफरेंशियल नहीं है। मतलब क्या हुआ, कोई वर्कर का ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स डेथ हो गया और उसकी फैमिली वालों ने क्लेम कर रखा है कंपनसेशन, वो कंपनसेशन पेबल है। कंपनसेशन एक्ट के अकॉर्डिंग फाइनल हो गया कि हाँ साहब 1 करोड़ रुपए उन वर्कर्स को देना है और वो क्लेम अभी भी क्या है, बाकी है। तो उसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, मतलब कितने भी टाइम पुराना हो, कितना भी अमाउंट है, नो टाइम लिमिट नो अमाउंट लिमिट। तो यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन पेबल एज पर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, ठीक है, वॉलेंट्री नहीं। उसके बाद फॉर ऑल रिटायरमेंट बेनिफिट्स पेबल टू वर्कर लाइक बोनस बाकी है या ग्रेच्युटी या प्रोविडेंट फंड या एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। एम्प्लॉय का स्टेट इंश्योरेंस का कोई प्रीमियम बाकी है तो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। तो रिटायरमेंट बेनिफिट जितने भी हैं, बोनस, ग्रेच्युटी बाकी है, पीएफ बाकी है या ईएसआई बाकी है, तो ये वर्कर्स से रिगार्डिंग रिटायरमेंट बेनिफिट्स है। तो जितने भी रिटायरमेंट बेनिफिट्स बाकी हैं ये सब भी प्रेफरेंशियल है। नो टाइम लिमिट, कभी का भी हो, और नो अमाउंट लिमिट, टाइम की लिमिट भी नहीं और अमाउंट की लिमिट भी नहीं। और लास्ट पांचवा अर्न लिव सैलरी। तो आपने इनकम टैक्स में पढ़ा होगा ना, अर्न लिव सैलरी। अर्न लिव सैलरी क्या होता है कि वर्कर्स को जैसे अपन बोलते हैं ना कि भाई तुम छुट्टी लोगे तो तुम्हारा सैलरी डिडक्ट नहीं होगा, पर तुम आओगे तो तुमको सैलरी मिलेगा। तो वर्कर्स का अर्न लिव सैलरीज, वर्कर्स ने जो लिव नहीं ली उसके बदले में जो अपने को सैलरी देनी है वो अर्न लिव सैलरीज है। तो अर्न लिव सैलरीज तो अक्यूमुलेट होती है, तो अक्यूमुलेट होके फिर उसको पेमेंट मिलता है। तो अर्न लिव सैलरीज का जितना भी अमाउंट है वो भी क्या है, प्रेफरेंशियल है, नो टाइम लिमिट और नो अमाउंट लिमिट। तो टाइम लिमिट और अमाउंट लिमिट मैंने एक्चुअली नंबरिंग भी इसी हिसाब से की, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट में 2 लिमिट है, सेकंड में 1 लिमिट है। फर्स्ट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में देयर आर 2 लिमिट्स, एक तो टाइम लिमिट है 12 महीने के अंदर ड्यू होना चाहिए, और एक अमाउंट लिमिट है 4 मंथ सैलरी और 20,000 विच एवर इज लेस पर पर्सन है, ध्यान रखना, पर पर्सन पर वर्कर है। और सेकंड में एक ही लिमिट है, वो है टाइम लिमिट की 12 महीने के अंदर ड्यू होना चाहिए। बाकी बचे हुए जो रेस्ट 3 है ना वो वर्कर से रिलेटेड है, पर उनमें कोई टाइम या अमाउंट की लिमिट नहीं है। तो एक तो वर्कमैन कंपनसेशन पेबल एज पर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, एक रिटायरमेंट बेनिफिट्स हो गया, ग्रेच्युटी, पीएफ, बोनस, ईएसआई, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस का पैसा कोई बाकी है, और एक हो गया अर्न लिव सैलरी जो वर्कर का बाकी है। ये सब क्या प्रेफरेंशियल है। तो लास्ट के 3 में कोई अमाउंट लिमिट नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं, कभी का भी हो, लिक्विडेशन डेट से पहले कितने भी टाइम पुराना हो, कितना भी अमाउंट हो, वो सब आपके लिए क्या प्रेफरेंशियल है। तो मैं क्या समझा रहा हूँ पता है, मैंने आपको समझाया कि लिक्विडेशन पर लीगल ऑर्डर ऑफ पेमेंट, लिक्विडेशन पर लीगल ऑर्डर ऑफ पेमेंट क्या है। तो सबसे पहले क्या बोला था, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, फिर क्या बोला, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के बाद क्रेडिटर्स सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज, क्रेडिटर्स सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज, क्रेडिटर्स सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज के बाद बताओ,
अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ये सब एक्सटर्नल हो गए। फिर उसके बाद पेमेंट होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का, और लास्ट में पेमेंट होता है इक्विटी शेयर कैपिटल का। तो ये लीगल ऑर्डर ऑफ पेमेंट है, ये जो है ना ये लीगल ऑर्डर ऑफ पेमेंट है, समझ गए। तो सिक्योर्ड क्रेडिटर मतलब जो किसी स्पेसिफिक एसेट्स के अगेंस्ट सिक्योर्ड है वो सिक्योर्ड है, बाकी जो भी है वो सब अनसिक्योर्ड है। तो ये तीनों अनसिक्योर्ड है। अनसिक्योर्ड में सबसे पहले पेमेंट का प्रेफरेंस प्रेफरेंशियल को है। तो मैं समझा रहा था प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कितने हैं, तो टोटल मिला के अगर देखा जाए तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की कैटेगरी कितनी है पता है? 5 कैटेगरी है। पहला सैलरी एंड वेजेस ऑफ वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज। अब इसमें टाइम लिमिट है, क्या है टाइम लिमिट क्या है, और अमाउंट का भी लिमिट है। टाइम लिमिट क्या है? शुड बी ड्यू विद इन 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ लिक्विडेशन। अमाउंट लिमिट क्या है? अमाउंट लिमिट पर पर्सन है। पर पर्सन क्या है? 4 मंथ सैलरी और 20,000, विच एवर इज हायर तो हो ही नहीं सकता है। 4 मंथ सैलरी और 20,000 विच एवर इज लेस। सेकेंड क्या है? ऑल गवर्नमेंट ड्यूज, ऑल गवर्नमेंट ड्यूज, जितने भी गवर्नमेंट ड्यूज है, इनकम टैक्स, जीएसटी, जो भी आपका है, तो ऑल गवर्नमेंट ड्यूज। और वो क्या है? ड्यू विद इन, एक ही टर्म, एक ही उसमें कंडीशन है, ड्यू विद इन 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ लिक्विडेशन। फिर जो बचे हुए 3 है वो वर्कर्स से रिलेटेड है। तो अपन ने क्या बोला इसमें, और क्या क्या था? वर्कमैन कंपनसेशन, वर्कमैन कंपनसेशन पेबल एज पर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, वॉलंटरी नहीं, इच्छा से नहीं। उसके बाद में क्या बोला? रिटायरमेंट बेनिफिट्स, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, रिटायरमेंट बेनिफिट्स में क्या क्या बोला? बोनस, ग्रेचुइटी, प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, और लास्ट हो गया अर्न लिव सैलरी। तो ये 5 कैटेगरी है ना, उसमें फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये पांचों प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है। इनमें किसी को प्रेफरेंस नहीं है। मतलब अगर मान लो इन सब का अमाउंट मिला के, ढंग से सुनना रे, अगर इन सब का अमाउंट मिला के 1 लाख है और कंपनी के पास कैश अवेलेबल 80,000 है, ये सारे जो ये सब जो है ना पांचों प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, इन पांचों प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का टोटल ड्यू 1 लाख है और कंपनी के पास अवेलेबल कितना है? 80,000 है। इसका मतलब कंपनी की जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है वो 1 लाख है और अमाउंट कितना अवेलेबल है? 80,000 है। मतलब सबको 80% पेमेंट मिल जाएगा। इनमें किसी को प्रेफरेंस नहीं है। इन सबको दूसरों से, मतलब फ्लोटिंग चार्ज सिक्योर्ड से प्रेफरेंस है, अनसिक्योर्ड से पहले प्रेफरेंस है, पर इनमें किसी को प्रेफरेंस नहीं है। तो अगर आपके प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का सम 1 लाख है और कंपनी के पास अवेलेबल ही 80,000 है, तो इसका मतलब 1 रुपये में 80 पैसा पेमेंट होगा ना। तो जिसके भी जितने भी ड्यूज़ है ना, उनका 80% सबको क्या होगा? पेमेंट हो जाएगा। मतलब 20% सबका लैप्स हो जाएगा, डूब जाएगा। तो इनमें किसी को प्रेफरेंस नहीं होता है, ये सब इक्वल रैंक पे आते हैं। तो अगर मान लो कोई सैलरी एंड वेजेस बाकी है, वेट, अगर कोई सैलरी एंड वेजेस बाकी है तो वो प्रेफरेंशियल है, दूसरों से पहले पेमेंट होगा। मतलब फ्लोटिंग चार्ज या अनसिक्योर्ड से पहले पेमेंट होगा। तो ये लर्न कर लो कि देयर आर 5 प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, उसमें से एक गवर्नमेंट का है और 4 वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज से है। तो बोलो मेरे साथ, देखे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में पहला क्या है? सैलरी एंड वेजेस, सैलरी एंड वेजेस ऑफ वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज, वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज ड्यू विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ लिक्विडेशन एंड पर पर्सन लिमिट इज 4 मंथ का सैलरी और 20,000, 4 महीने का सैलरी और 20,000, विच एवर इज लेस, पर पर्सन है वो। दूसरा ऑल गवर्नमेंट ड्यूज, सेकेंड ऑल गवर्नमेंट ड्यूज ड्यू विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ लिक्विडेशन। ऐसे समझा लो कि फर्स्ट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में 2 लिमिट है, 12 महीने की लिमिट है और अमाउंट की लिमिट है। सेकेंड प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स जो है ना उसमें एक ही लिमिट है, फर्स्ट में 2 है, सेकेंड में 1 है। तो सेकेंड ऑल गवर्नमेंट ड्यूज ड्यू विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ लिक्विडेशन।
अमाउंट का लिमिट नहीं है, हो भी नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। उसके बाद बचे हुए जो नेक्स्ट 3 है वो वर्कर से रिलेटेड है। तो उस केस में क्या हुआ, वर्कमैन कंपनसेशन जो पेएबल है वो रिटायरमेंट बेनिफिट्स, पीएफ, ग्रेचुटी, बोनस, ईएसआई, ये सब रिटायरमेंट बेनिफिट्स के एग्जांपल है, वो सब प्रेफरेंशियल है। और अर्न लिव सैलरी जो बाकी है वर्कर का वो भी प्रेफरेंशियल है। दीज आर ऑल प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स और इनको पेमेंट सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के बाद होता है। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के बाद पहले प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पेमेंट होता है, फिर क्रेडिटर्स सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज को पेमेंट होता है, फिर उसके बाद में बचे हुए जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं उनको पेमेंट होता है। मतलब ऐसे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ना जो प्रेफरेंशियल है ना फ्लोटिंग चार्ज के अगेंस्ट सिक्योर्ड है, उन सबको सबसे लास्ट में पेमेंट होता है। जैसे क्रेडिटर्स हो गए, बिल्स पेबल हो गया, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, वो सब आपके लिए क्या अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं। समझ में आया क्या बात कर रहे हैं? पता है अपने को इस चैप्टर में 2 चीज़ें समझनी है। पहला अपने को समझना लिक्विडेटर स्टेटमेंट, लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कैसे बनता है। दूसरा अपने को समझना है लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट क्या है। दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैंने आपको बता दिया। सबसे मेजर डिफरेंस क्या है, जो लिक्विडेटर का लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है, लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है, उसके अंदर एसेट्स और लायबिलिटीज जो आती है वो एस्टिमेटेड बेसिस पे आती है। और जो लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है, वो बेसिकली क्या होता है, रिसीट्स एंड पेमेंट फॉर्मेट में बनता है। तो उसमें एक साइड में रिसीट आती है और एक साइड में क्या होता है, पेमेंट आते हैं, वो एक्चुअल बेस पे बनता है। तो ये दोनों बनाने से पहले अपने को ये पता होना ज़रूरी कि लीगल ऑर्डर ऑफ पेमेंट क्या है। तो लीगल ऑर्डर ऑफ पेमेंट एज पर कंपनीज एक्ट क्या है, सोचो। सबसे पहले पेमेंट होगा सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को, फिर पेमेंट होगा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को, फिर पेमेंट होगा क्रेडिटर्स सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज को, फिर पेमेंट होगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को, और फिर उसके बाद में प्रेफरेंशियल कैपिटल, फिर उसके बाद में इक्विटी शेयर कैपिटल। ये लीगल ऑर्डर है। और बीच में जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स आए, तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर मतलब ऐसे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स जिनको दूसरे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स से पहले पेमेंट का क्या है, प्रेफरेंस है। और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में टोटल मिला के देखा जाए तो कितनी कैटेगरी है, 5। ये पांचों जो गवर्नमेंट की लायबिलिटीज़ है ना, सॉरी, ये जो पांचों कंपनी की लायबिलिटीज़ में अगर हैं तो ये प्रेफरेंशियल है। इनको अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के बाद, सॉरी, इनको सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के बाद बाकी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स से पहले पेमेंट करना पड़ेगा, प्रेफरेंशियल। तो 5 कैटेगरीज में 4 कैटेगरीज जो है ना प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की, 5 कैटेगरी है। 5 में से 4 वर्कर्स से रिलेटेड, एक गवर्नमेंट से रिलेटेड है। तो पहला क्या है, सैलरी एंड वेजेस ड्यू विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ लिक्विडेशन। सैलरी एंड वेजेस ड्यू विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ लिक्विडेशन। और अमाउंट की लिमिट क्या है, पर पर्सन, पर वर्कर, पर एम्प्लॉय क्या लिमिट है, 4 महीने की सैलरी या 20,000, जो दोनों में से क्या हो, कम हो। उसके बाद में ऑल गवर्नमेंट ड्यूज ड्यू विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ लिक्विडेशन, नो अमाउंट लिमिट। और बाकी बचे हुए जो 3 है उसमें अमाउंट की भी लिमिट नहीं है और टाइम की भी लिमिट नहीं है। तो उसमें वॉलंटरी कंपनसेशन, सॉरी, वर्कमैन कंपनसेशन पेबल टू वर्कर एज पर कंपनसेशन एक्ट हो गया। रिटायरमेंट बेनिफिट्स मतलब पीएफ, ग्रेचुटी, बोनस, ईएसआई, ये हो गया। और बताओ, अर्न लिव सैलरी, ये सब आपके लिए क्या प्रेफरेंशियल है। प्रेफरेंशियल में कोई प्रेफरेंस नहीं होती है, इन सबको इक्वल प्रेफरेंस होती है। तो जैसे मैंने आपको बोला कि अगर मान लो सारे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स मिला के 1 लाख है और आपके पास अमाउंट 80,000 ही अवेलेबल है, मतलब सबको अपने अपने क्लेम का 80% पेमेंट मिलेगा, ऐसा समझ में आया। और सिक्योर्ड क्रेडिटर्स और क्रेडिटर्स सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज में क्या डिफरेंस होता है, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स और क्रेडिटर्स सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज में क्या डिफरेंस है। ये स्पेसिफिकली किसी एसेट्स की अगेंस्ट सिक्योर्ड होते हैं और ये किसी स्पेसिफिक एसेट्स के अगेंस्ट सिक्योर्ड नहीं होते हैं। कंपनी की सारी एसेट्स के अगेंस्ट सिक्योर्ड माने जाते हैं। जनरली इस कैटेगरी में डिबेंचर्स जो हैं वो इस कैटेगरी में कंसीडर किए जाते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये माना जाता है कि डिबेंचर्स आर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज। समझ में आया। तो अब क्या होता है पता है, अब आगे बात करते हैं। तो जितना मैंने समझाया ना, 2 चीज़ें दिमाग में आना ज़रूरी है। एक तो लीगल ऑर्डर ऑफ पेमेंट, एसेट्स को रियलाइज़ करने का कोई लीगल ऑर्डर नहीं है, पर लायबिलिटीज़ को पेमेंट करने का लीगल ऑर्डर है। तो 6 पॉइंट्स है लीगल ऑर्डर ऑफ पेमेंट में। वापस बताओ, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है कि तुमको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो लीगल ऑर्डर ऑफ पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज़ में सबसे पहले सोच के बताओ, स्क्रीन ब्लैंक है, खोपड़े में सोचो फटाफट से। लीगल ऑर्डर ऑफ पेमेंट में सबसे पहले पेमेंट किसको करोगे, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, वो तो पक्का है। सबसे पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर, फिर
प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, फिर क्रेडिटर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज, फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, फिर उसके बाद में प्रेफरेंशियल कैपिटल, फिर इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर ये समझना ज़रूरी कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कौन से हैं। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स मतलब ऐसे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर जिनको दूसरों से पहले पेमेंट का प्रेफरेंस आर नोन एज प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की 5 कैटेगरीज है, 5 में से 4 वर्कर्स से रिलेटेड है और 1 जो है वो किससे रिलेटेड है, गवर्नमेंट से रिलेटेड है। तो पहला क्या है, सैलरी एंड वेजेस, सैलरी एंड वेजेस ऑफ वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज, वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज, वर्कर्स एंड सैलरी एंड वेजेस ऑफ वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज ड्यू विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ लिक्विडेशन। और जो वर्कर्स और एम्प्लॉयज की डेफिनेशन में ऑफिसर कैटेगरी नहीं आती है और बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर्स हैं वो इस कैटेगरी में नहीं आते, तो उनका कोई सैलरी बाकी तो प्रेफरेंशियल नहीं है। तो वेजेस एंड सैलरी ऑफ वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज ड्यू विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ लिक्विडेशन। और उसमें अमाउंट की लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है, पर वर्कर या पर एम्प्लॉय कितना है, 4 महीने का सैलरी और 20,000 विच एवर इज लेस। सेकेंड, ऑल गवर्नमेंट ड्यूज ड्यू विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ लिक्विडेशन, लाइक इनकम टैक्स, GST वगैरह कोई भी हो गया, कस्टम हो गया, सुन रहे हो, वो सब प्रेफरेंशियल है। उसके बाद में तुम्हारा गवर्नमेंट ड्यूज़ में टाइम का लिमिट है, 12 महीने के अंदर अंदर ड्यू होना चाहिए, हाँ, अमाउंट का कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। उसके बाद में बाकी जो 3 है वो वर्कर से रिलेटेड है और उनमें कोई लिमिट नहीं है। तो वर्कमैन कंपनसेशन जो पेएबल है वो, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, PF, ग्रेचुइटी, ESI, ये सब हो गया तुम्हारा, और अर्न लिव सैलरी, ये सब प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है, समझ में आया। अब सबसे पहले बात करते हैं कि लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कैसे बनता है। लिक्विडेटर्स समझाओ अपने आप को, लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो लिक्विडेटर अपॉइंट होते ही क्या करता है, लिक्विडेटर अपॉइंट होते ही क्या करता है, एक एसेट्स और लायबिलिटीज़ को लिस्ट आउट कर लेता है। उस लिस्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लिक्विडेटर का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बोलते हैं। और उससे ही पता चलता है कि हमको कौन कौन सी एसेट्स अलाउड करनी है और लायबिलिटीज़ का पेमेंट करना है, और उसी के बेस पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं, सॉल्वेंसी डिक्लेरेशन देते हैं। तो अपने आप को समझाओ बच्चों, लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में लिक्विडेटर लिस्ट आउट कर रहा है, लिस्ट बना रहा है एसेट्स और लायबिलिटीज़ की। तो जितनी भी कंपनी की एसेट्स है ना, उनकी लिस्ट बनेगी, नाम लिखने हैं और उनके सामने उनकी वैल्यू लिखनी है। तो जितनी भी एसेट्स है ना, उनकी लिस्ट बनेगी। देखो, जब मैं बैलेंस शीट बनाता हूँ ना, तो बैलेंस शीट में हम लोग बोलते हैं कि ये सब फिक्स एसेट्स है, करंट एसेट्स है, मतलब नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट। ये 12 महीने से ज़्यादा बेनिफिट देगी, ये लेस देन 12 मंथ रियलाइज हो जाएगी, इसलिए करंट एसेट्स है। तो बैलेंस शीट जब बनाते हो तो गोइंग कंसर्न के बेस पे बनती है, और हम बोलते हैं कि हाँ ये हमारा नॉन करंट एसेट्स है, ये हमारा करंट एसेट्स है। तो जो 12 महीने से 1 साल से ज़्यादा डिले होके रियलाइज़ होगा वो नॉन करंट एसेट्स है, जो विद इन 12 मंथ रियलाइज़ होगा वो करंट एसेट्स है। पर अब सोचो, यहाँ तो कंपनी लिक्विडेट हो रही है, सारी एसेट्स विद इन 12 मंथ रियलाइज़ होने वाली है। तो यहाँ पे एसेट्स को लिस्ट आउट करने का जो बेसिस है वो नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट नहीं हो सकता। यहाँ पे एसेट्स को लिस्ट आउट करने का जो बेसिस है वो क्या है पता है, एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड। तो एक लिस्ट बन जाती है कौन कौन सी ऐसी एसेट्स है जो स्पेसिफिकली कहीं प्लेस्ड नहीं है, मतलब गिरवी। और एक लिस्ट बन जाती है एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड। अब तुम लोग सोच रहे होंगे सर ये बेसिस क्यों दिया, तो इसके भी पीछे कोई तो रीज़न रहा होगा। कंपनीज एक्ट में जब ये लिखा हुआ है कि हे लिक्विडेटर, तुम ऐसी एसेट्स का लिस्ट अलग बना दो जो कहीं पे गिरवी नहीं रखी हुई है, प्लेस्ड नहीं है, और ऐसी एसेट्स का लिस्ट अलग बना दो जो कहीं प्लेस्ड है। तो ये
जो एसेट्स को लिस्ट आउट कर रहे हैं उसका बेस क्या है पता है? प्लेस, गिरवी रखी हुई है नहीं रखी हुई है। तो इससे क्या होता है पता है? लिक्विडेटर को पता चल जाता है, सुनना ढंग से, लिक्विडेटर को पता चल जाता है कि ये वो एसेट्स हैं जो कहीं पे गिरवी नहीं रखी हुई। इसका मतलब इनको सेल लिक्विडेटर को करना है, तो इनको सेल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? लिक्विडेटर की है। और अगर कोई एसेट स्पेसिफिकली प्लेस्ड है जिसके पेपर लीगल डॉक्यूमेंट्स कहीं गिरवी रखे हुए, तो उसको सेल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आती है जनरली वो किस पे आती है? सिक्योर्ड क्रेडिटर पे आती है। जैसे मान लो कंपनी ने बैंक से क्या किया? लोन लिया। बहुत मुश्किल है तुम्हारे बिना सामने हुए समझाना, मतलब वास्तव में ये एजम्पशन के साथ में समझाना पड़ता है कि समझ में आ गया। और कभी जैसे दिमाग में आ जाता ना कि यार नहीं समझ में आया होगा, तो अपने आप ऐसा होता ना, 2 बार बोलो यार शायद समझ में आ जाए। कुछ भी नहीं समझ में आया ना बेटा, तो या तो पूछ लेना या थोड़ा पीछे जाके फिर सुनना कि क्या बोला। ठीक है? तो एसेट्स को 2 कैटेगरी में लिस्ट आउट करते हैं। फर्स्ट, ऐसी एसेट्स की लिस्ट बना लेते हैं, जैसे नहीं होता तुम्हारे घर में फंक्शन होता है तो लिस्ट आउट हो जाता है, फ्रेंड्स अलग और रिलेटिव अलग। तो फ्रेंड्स की लिस्ट अलग हो गई, रिलेटिव की लिस्ट अलग हो गई। तो फ्रेंड्स की लिस्ट मतलब जिसके जो फ्रेंड्स है वो इनवाइट करेगा, रिलेटिव मतलब ठीक है कॉमनली कोई भी इनवाइट कर सकता है, जस्ट फॉर एग्जांपल। वैसे ही क्या किया, कंपनीज एक्ट में बोला कि लिक्विडेटर जब तुम एसेट्स की लिस्ट बनाते हो ना एस्टिमेटेड बेसिस पे कि कंपनी की कौन कौन सी एसेट्स है, तो जब आप लिस्ट आउट करते हो ना तो आपको क्या बोला कि यार ऐसी एसेट्स की लिस्ट अलग बना दो जो स्पेसिफिकली कहीं प्लेस्ड नहीं है, और ऐसी एसेट्स की लिस्ट अलग बना दो जो कहीं स्पेसिफिकली प्लेस्ड है। तो उससे क्या होता है? पता चल जाता है जो एसेट्स कहीं गिरवी नहीं रखी हुई है, जिसके डॉक्यूमेंट्स कंपनी के पास हैं, उनको सेल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिक्विडेटर की। तो लिक्विडेटर को पता रहे कि हाँ यार यही एसेट्स मेरे को सेल आउट करनी है। और जो एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड हैं, जिनके लीगल डॉक्यूमेंट्स कंपनी के पास नहीं है, जो कहीं पे गिरवी रखे हुए हैं, उनको सेल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो किसकी है? सिक्योर्ड क्रेडिटर की है। जैसे क्या हुआ, कंपनी की बैलेंस शीट में दिख रहा है कि कंपनी ने बैंक से लोन लिया है। कंपनी ने क्या किया? बैंक से लोन लिया, और यहां लिखा हुआ है सिक्योर्ड अगेंस्ट बिल्डिंग। और इधर बैलेंस शीट में एसेट साइड में क्या है? बिल्डिंग है। तो इधर लोन है और इधर बिल्डिंग है। तो यहाँ साफ दिख रहा है कि ये जो बैंक लोन है वो बिल्डिंग के अगेंस्ट में सिक्योर्ड है। मतलब पक्की बात है कि बिल्डिंग के जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होंगे, बिल्डिंग के जो पेपर होंगे, बिल्डिंग के जो टाइटल डीड्स होगी वो बैंक के पास होगी। तो उसको सेल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक की। बैंक उस बिल्डिंग को सेल आउट करके फिर अपना अमाउंट क्या करेगा? रियलाइज करेगा। तो देखो ना लॉजिक है इसके पीछे कि एसेट्स को क्या किया? एसेट्स की 2 लिस्ट बनाने को बोला कि तुम एक तो ऐसी एसेट्स की लिस्ट बना दो जो कहीं स्पेसिफिकली प्लेस्ड नहीं है। इसको बोलते हैं लिस्ट ए। क्या बोलते हैं? लिस्ट ए। मतलब लिस्ट ए में वो एसेट्स आती हैं जो स्पेसिफिकली प्लेस्ड नहीं है, जिनको कहीं गिरवे नहीं रखा हुआ है। और लिस्ट बी में वो एसेट्स आती हैं जो स्पेसिफिकली प्लेस्ड है, जिसको रियलाइज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेरी गुड, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स पे। समझ में आया? तो एसेट्स की 2 लिस्टें बन जाती है। लिस्ट ए एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस को कवर करती है, और लिस्ट बी एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस को कवर करती है। समझ में आया? लिस्ट ए उन एसेट्स को कवर करती है जो एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड हैं, और लिस्ट बी उन एसेट्स को कवर करती है जो स्पेसिफिकली प्लेस्ड है। तो एसेट्स की 2 ही लिस्ट होती है, लिस्ट ए और लिस्ट बी। फिर जितनी भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैं, एक्सटर्नल इंटरनल लायबिलिटीज है, तो अभी अभी मैंने तुम्हारे सामने लायबिलिटीज को डिवाइड किया था। तो लायबिलिटीज में सबसे पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के बाद बताओ क्रेडिटर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज, क्रेडिटर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्जेस। और उसके बाद आता है
अनसिक्योर्ड में जो बचे कुछ हैं, जैसे क्रेडिटर्स वगैरह हो गए, ये सब अनसिक्योर्ड में आ गए। तो क्या बोला कंपनीज एक्ट में कि जितनी भी एसेट्स है ना उसको दो लिस्टों में कवर कर लो। एक लिस्ट बना लो लिस्ट ए के नाम से एसेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेस, और एक लिस्ट बना लो ऐसी एसेट जो स्पेसिफिकली प्लेस्ड है। फिर लाइबिलिटीज़ को भी लिस्ट आउट करना पड़ेगा, लाइबिलिटीज़ को भी क्या करना है, लिस्ट आउट करना है। तो बोला सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, मतलब ऐसे क्रेडिटर्स जो किसी स्पेसिफिक एसेट्स के अगेंस्ट में सिक्योर्ड है। तो इनके बीच में इंटरकनेक्शन है, देखो जिसको समझ में आ रहा है। देखो जैसे बैलेंस शीट में अगर मैं बात करूं तो बिल्डिंग को क्या बोला कि लिस्ट बी में लेना है, बिल्डिंग को लिस्ट बी में लेना है, क्यों? क्योंकि उसको सेल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक पे स्पेसिफिकली प्लेस्ड है लोन के अगेंस्ट में। तो आप देखो ना, बैंक लोन क्या है, बैंक लोन सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है, बैंक लोन सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है, और वो किसके अगेंस्ट सिक्योर्ड है, बिल्डिंग के अगेंस्ट में सिक्योर्ड है। तो इन दोनों के बीच में कनेक्शन है, इसीलिए ये दोनों एक ही लिस्ट में आती है। मतलब लिस्ट बी में क्या आता है, लिस्ट बी में क्या आता है, लिस्ट बी में आता है एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड, और साथ में वो लाइबिलिटीज भी आती है जिसके अगेंस्ट में वो एसेट्स क्या है, प्लेस्ड है। तो लिस्ट ए में क्या आता है, सोचो सोचो सोचो, लिस्ट ए में क्या आता है, ऐसी एसेट्स जिनको कहीं गिरवी नहीं रखा हुआ है। लिस्ट ए इंक्लूड ऑल एसेट्स विच आर नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड। लिस्ट बी में क्या आता है, एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड, कौन कौन सी एसेट्स कहाँ कहाँ गिरवी है, और साथ में वो क्रेडिटर्स सिक्योर्ड क्रेडिटर्स जिनके जो कि उन एसेट्स के अगेंस्ट में क्या है, सिक्योर्ड है। तो लिस्ट बी इंक्लूड व्हाट, सिक्योर्ड एसेट्स एंड सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स और ये एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस। देखो ना कनेक्शन है, एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस तो लिक्विडेटर बता देता है अच्छा ये एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड है इनके अगेंस्ट में। तो ये दोनों को जो स्थान मिलता है वो कहाँ मिलता है, लिस्ट बी में मिलता है। तो लिस्ट ए में स्थान किसको मिलता है, लिस्ट ए में प्लेस किसको मिलता है, एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड। लिस्ट बी में प्लेस किसको मिलता है, लिस्ट बी में प्लेस मिलता है एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड विथ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स में। फिर जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हैं उनकी लिस्ट बन जाती है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की एक लिस्ट बन जाती है, कौन कौन किन किन वर्कर्स का कितना वेजेस बाकी है, गवर्नमेंट ड्यूज़ कितने बाकी है, और वर्कमैन कंपनसेशन कितना है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स कितने हैं, अर्न लिव सैलरी कितना है, इसका लिस्ट आउट बन गया। तो जितने भी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हैं उनकी एक लिस्ट बन जाती है, और वो लिस्ट होती है लिस्ट सी। तो लिस्ट सी में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स आते हैं, अलग अलग लिस्टें बन गई। लिस्ट ए में एसेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड आ गया, लिस्ट बी में एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड विद सिक्योर्ड क्रेडिटर आ गया, लिस्ट सी में आ जाते हैं तुम्हारे जितने भी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हैं। इसी तरह से क्रेडिटर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज, क्रेडिटर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज, ये सब कवर होते हैं लिस्ट डी में, डी में। तो मैं इसको ऐसे याद करता हूँ, मतलब मैं ऐसे इसको याद रख सकता हूँ कि मतलब आप लोग याद रख सकते हैं कि जनरली फ्लोटिंग चार्ज में सिक्योर्ड में कौन आता है, डिबेंचर होल्डर। तो डी फॉर डिबेंचर होल्डर और लिस्ट डी है। तो लिस्ट डी कवर करती है क्रेडिटर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज, और क्रेडिटर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज में कौन आता है, डिबेंचर होल्डर। उसके बाद जितने भी बचे कुछ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है ना, मतलब ऐसे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स जो प्रेफरेंशियल भी नहीं है और फ्लोटिंग चार्ज के अगेंस्ट में भी सिक्योर्ड नहीं, तो बचे कुछ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एक लिस्ट बन जाती है, उसको बोलते हैं लिस्ट ई। क्या बोलते हैं, लिस्ट ई। ये एक्सटर्नल लायबिलिटीज हो गई। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल किस में आती है, लिस्ट एफ। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स लिस्ट एफ में आती है। और उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल, मोस्ट रिस्पेक्टफुल पर्सन, कंपनी के मालिक, इसलिए उनके लिए लिस्ट कौन सी है, जी, इक्विटी शेयर होल्डर जी। तो लिस्ट जी में कौन आता है, कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो अगर मैं बात करूँ ना तो कितनी लिस्ट हो गई, देखो ए बी सी डी ई एफ और जी, 7 लिस्ट, और एक लिस्ट और होती है 8 लिस्ट, 8वीं लिस्ट होती है एच। सुन रहे हो? तो अभी क्या होता है, जब लिक्विडेटर लिस्ट ए और बी में सारी एसेट्स ले लेता है, लिक्विडेटर ने लिस्ट ए और बी में सारी एसेट ले ली,
उसमें से अगर लिक्विडेटर सी डी ई एफ जी ये माइनस कर दे, मतलब इसमें से अगर मैं इनको क्या करूं, माइनस कर दूं, तो मुझे पता चल जाएगा कि कंपनी की हालत क्या है। कंपनी की हालत बोले तो कि कंपनी को सरप्लस है या डेफिशिएंसी है, और उसको हम लोग बोलते हैं लिस्ट एच। तो जब कंपनी अपनी एसेट्स में से सारी लायबिलिटीज़ माइनस कर देना, एक्सटर्नल और इंटरनल सारी लायबिलिटीज़ माइनस कर दे, तो कंपनी की हालत पता चल जाएगी कि कंपनी की हालत क्या है, मतलब कंपनी सॉल्वेंट है या कंपनी इंसॉल्वेंट है, उसको बोलते हैं लिस्ट एच। तो अगर मैं बात करूँ ना, तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के अंदर टोटल 8 लिस्टें होती है। 8 लिस्ट मतलब 8 लिस्टें मिला के लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनता है। तो ये 8 लिस्ट कौन कौन सी हैं बताओ। लिस्ट ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी और एच, टोटल मिला के स्टेटमेंट जो लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनता है ना, उसमें टोटल मिला के कितनी लिस्ट आती है? 8 लिस्ट आती है। लिस्ट ए में क्या आता है, सोचो मेरे साथ, एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड, एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड। लिस्ट बी में क्या आता है? एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड विथ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। वेरी गुड, विथ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ये सब लिस्ट बी में आता है। सी, सोचो ना, एसेट्स तो सारी आई गई ए और बी में, लायबिलिटीज में सिक्योर्ड क्रेडिटर्स बी में आ गए। अब सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के बाद कौन होता है? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। तो लिस्ट सी में क्या आता है? ऑल प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के बाद पेमेंट का राइट किसको है? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के बाद पेमेंट किसको होता है? क्रेडिटर्स सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज। तो लिस्ट डी में क्या आता है? क्रेडिटर्स सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्जेस, वो सब आता है डी में। ई में क्या आता है? बचे हुए जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। कौन से अनसिक्योर्ड क्रेडिटर? जो ना प्रेफरेंशियल है, जो प्रेफरेंशियल में भी नहीं आए और फ्लोटिंग चार्ज में भी नहीं आए, वो सब किस में आ जाते हैं? बचे कुछ रेजिडुअल, ये सब आ गए ई में। ठीक है, बस ये जितने भी तुम्हारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज थी वो कवर होगी। अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये आता है लिस्ट एफ में। और मोस्ट रिस्पेक्टिव पर्सन कंपनी के कौन है? मालिक, वो आते हैं सब लिस्ट जी में। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है? वो आती है लिस्ट जी में। और जिसको मेरी बात समझ में आ रही है, ए बी में सारी एसेट्स आ गई, इसमें से मैं सी डी ई एफ में जो एक्सटर्नल इंटरनल लायबिलिटीज़ है वो माइनस कर दूं, तो मुझे पता चल जाएगा कि कंपनी को कितना सरप्लस है या कितनी डेफिशिएंसी है। तो जो एसेट्स में से लायबिलिटीज़ माइनस करने के बाद जो बचेगा ना, सरप्लस या डेफिशिएंसी, उसको हम लोग बोलते हैं लिस्ट एच, हालत, लिस्ट एच। तो टोटल मिला के लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में बात कर रहा हूँ, तो लिक्विडेटर स्टेटमेंट अफेयर इंक्लूड 8 लिस्ट, 8 लिस्टें आती है। तो लिस्ट को तो ऐसे तो इजी, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए से चालू होती है, एच पे ख़त्म होती है। ए में क्या आता है? ए में क्या आता है? ऑल एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड, जो कहीं गिरवी नहीं रखी हुई है। तो जैसे कैश बैंक हो गया, डेटर हो गए, बीआर हो गया, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, कोई भी ऐसी एसेट्स जो स्पेसिफिकली प्लेस्ड नहीं है। तो कैसे पता चलेगा सर स्पेसिफिकली प्लेस कौन सी है? बेटा, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में देखोगे ना, तो हर लायबिलिटीज़ के नीचे लिखा होता है कि वो किसके अगेंस्ट है। जैसे मैंने अभी लिखा था यहाँ पे थोड़ी देर पहले, ये ऐसा। तो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में जाके देखोगे ना, जैसे लोन लिखा हुआ है, तो लोन सिक्योर्ड अगेंस्ट बिल्डिंग, तो उससे मेरे को पता चल गया कि लोन क्या है? सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है, और बिल्डिंग क्या है? स्पेसिफिकली प्लेस्ड है।
तो जो एसेट्स कहीं स्पेसिफिकली प्लेस नहीं है वो सब किस में आएगी, लिस्ट ए में आएगी। तो सोचो सोचो सोचो, टोटल मिला के 8 लिस्ट ए, 8 लिस्ट से लिस्ट ए में क्या आता है, लिस्ट ए इंक्लूड ऑल एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस। लिस्ट बी में क्या आता है, लिस्ट बी कवर्स व्हाट, लिस्ट बी कवर एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड विद सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। लिस्ट सी में क्या आता है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। लिस्ट सी इंक्लूड प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, तो लिस्ट सी में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स आता है। लिस्ट डी, डी फॉर डिबेंचर होल्डर्स, और डिबेंचर होल्डर फ्लोटिंग चार्ज के अगेंस्ट सिक्योर्ड होते हैं, तो लिस्ट डी में आता है क्रेडिटर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज, क्रेडिटर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज। डी के बाद आता है ई, तो बचे कुचे जितने भी हैं, तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स जो बचे हुए हैं वो सब लिस्ट ई में आते हैं। ई के बाद आता है एफ, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो एफ में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जी में इक्विटी शेयर होल्डर्स, जी इक्विटी शेयर होल्डर्स जी में आते हैं। और लास्ट एसेट्स में से सारी लाइबिलिटीज माइनस करोगे तो जो बचेगा उसको मैं बोलूँगा कंपनी की हालत, सरप्लस या डेफिशिएंसी, उसको बोलते हैं लिस्ट एच। तो टोटल मिला के स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के अंदर लिस्ट एच आता है, लिस्ट एच तक की लिस्ट आती है, मतलब ए से लेके एच 8 लिस्टों से क्या बन के क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनता है। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का फॉर्मेट तभी समझ में आएगा जब ये सीक्वेंस फिक्स हो। ये सीक्वेंस फिक्स है, फॉर्मेट बेस्ड है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये सब कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग है। सर ये पहले क्यों ऐसा, बेटा कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सिर्फ कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग लिस्ट आउट है, वो फॉर्मेट है, एक्ट में लिखा हुआ है, वही बात कर रहे हैं। तो अभी तक मैंने क्या बोला, मैंने सबसे पहले आपको बोला ढंग से सुनना, क्लोज योर आइज, सो मत जाना, ढंग से सुनना। सबसे पहले मैंने बोला टाइप्स ऑफ लिक्विडेशन, तो हम लोगों ने बोला देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिक्विडेशन, 3 तरह का लिक्विडेशन होता है। फर्स्ट होता है लिक्विडेशन बाय शेयर होल्डर, उसको बोलते हैं वॉलंटरी लिक्विडेशन। एक होता है लिक्विडेशन बाय कोर्ट, उसको बोलते हैं कंपल्सरी लिक्विडेशन। एक होता है लिक्विडेशन बाय क्रेडिटर्स एंड डिबेंचर होल्डर्स, ठीक है। फिर मैंने आपको समझाया कि बेसिकली सीक्वेंस क्या है, मतलब प्रोसेस क्या है लिक्विडेशन का। तो जब शेयर होल्डर्स लिक्विडेट करते हैं तो बेसिक प्रोसेस जस्ट ऐसे ही दिमाग में अपने रहे, इसलिए सबसे पहले शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है। कहाँ गया, वो इतना लिख दिया मैंने। तो सबसे पहले सोचो शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है, उसके बाद उसमें वो लिक्विडेटर अपॉइंट करते हैं। लिक्विडेटर को अपॉइंट क्यों किया, क्योंकि उसको एसेट्स और लाइबिलिटीज़ सेल आउट करनी, पेमेंट करना है लाइबिलिटीज़ का, तो उसको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी एसेट्स और कौन कौन सी लाइबिलिटीज़ है। तो लिक्विडेटर अपॉइंट होते ही क्या करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की हेल्प से लिस्ट बना देता है। तो लिक्विडेटर अपॉइंट होते ही क्या करता है, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की लिस्ट बना देता है एस्टिमेटेड बेसिस पे। तो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के नाम और उनके एस्टिमेटेड अमाउंट, तो उससे पता चल जाता है कि कंपनी सॉल्वेंट है या इंसॉल्वेंट है, जिसके बेस पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं, सॉल्वेंसी डिक्लेरेशन दे देते हैं। वो सॉल्वेंसी डिक्लेरेशन जाता है कोर्ट में, फिर कोर्ट को लगता है कि वाजिब है कंपनी को लिक्विडेट कर देना चाहिए पब्लिक के फेवर में, तो कोर्ट लिक्विडेशन ऑर्डर देता है। लिक्विडेशन ऑर्डर देने के बाद हमारा एक्शन चालू होता है, और हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग एसेट्स को सेल आउट करते हैं, लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करते हैं। तो जब एसेट सेल आउट हो जाती है, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ पेमेंट हो जाती है, तो फिर हम शेयर होल्डर्स की वापस मीटिंग बुलाते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स की, हाँ मतलब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का भी पेमेंट हो जाता है। फिर शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाते हैं, ये बताने के लिए कि भाई हमने तुम्हारी कंपनी की एसेट्स को कितने में बेचा और कितनी कितनी लाइबिलिटीज़ का पेमेंट किया, अब तुम्हारे लिए क्या प्रसाद बच रहा है, मतलब कितना सरप्लस बच रहा है जो हमको तुमको देना है, या कितना डेफिशिएंसी जो हमको तुमको लेना है अगर शेयर पार्टली पेड अप है तो उसके लिए मीटिंग बुलाते हैं। फाइनली वहाँ लिक्विडेशन ख़त्म हो जाता है। तो ये चालू भी कहाँ से होता है, ये चालू भी कहाँ से होता है, शेयर होल्डर्स की मीटिंग से, और ये जनरली ख़त्म भी कहाँ पे होता है, शेयर होल्डर्स की मीटिंग में। फिर अपन ने बोला कि इस पूरे चैप्टर में हमको 2 चीज़ें समझनी हैं। क्या क्या समझना है, एक तो लिक्विडेटर का, हमको 2 चीज़ें समझनी है, एक लिक्विडेटर्स फाइनल, एक तो समझना है लिक्विड, 2 स्टेटमेंट बनते हैं, एक बनता है लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, एक बनता है लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। दोनों में डिफरेंस क्या है, लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स लिक्विडेशन ऑर्डर से पहले बनता है, और लिक्विडेटर का फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट लिक्विडेशन ऑर्डर के बाद बनता है। दूसरा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ एस्टिमेटेड बेसिस पे आती है, और फाइनल अकाउंट जो बनता है लिक्विडेटर का, उसमें सब कुछ किस पे आती है, एक्चुअल बेस पे आती है। फॉर्मेट का डिफरेंस है, लिक्विडेटर का जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है ना, लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो है वो स्टेटमेंट फॉर्मेट में पर्टिकुलर अमाउंट,
और लिक्विडेटर का फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स है वो अकाउंट फॉर्मेट में, रिसीट एंड पेमेंट फॉर्मेट में। ये डिफरेंस है। तो पूरे चैप्टर में दो चीज़ें अपने को समझनी है, और उसमें से अपन ने पहला चालू किया लिक्विडेटर्स, हाँ क्या चालू किया, लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स अपन ने स्टार्ट किया। उसको समझाने के लिए मैंने आपको पहले समझाया कि लीगल ऑर्डर ऑफ पेमेंट क्या होता है। तो लीगल ऑर्डर ऑफ पेमेंट, आप सोचो फटाफट से मेरे साथ में, लीगल ऑर्डर ऑफ पेमेंट क्या है। तो लीगल ऑर्डर ऑफ पेमेंट क्या है, लीगल ऑर्डर ऑफ पेमेंट क्या है बताओ। सबसे पहले क्या होता है, पेमेंट किसको होता है, लीगल ऑर्डर ऑफ पेमेंट में सबसे पहले अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट होता है, नहीं लीगल ऑर्डर ऑफ पेमेंट में, सॉरी लीगल ऑर्डर ऑफ पेमेंट, चलो फाइनली कॉन्सेंट्रेट रहो। लीगल ऑर्डर ऑफ पेमेंट में सबसे पहले क्या होता है, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट होता है। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पेमेंट होता है। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के बाद क्रेडिटर्स सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज को पेमेंट होता है। फिर उसके बाद में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट होता है बचे हुए। फिर उसके बाद में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फिर इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर मैंने समझाया कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स क्या होते हैं। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर मतलब ऐसे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स जिनको दूसरे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स से पहले पेमेंट का प्रेफरेंस है। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में 5 कैटेगरी के क्रेडिटर्स आते हैं, उसमें 4 गवर्नमेंट से रिलेटेड है और एक 4 एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड है, सॉरी, और एक गवर्नमेंट से रिलेटेड है। तो एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड पहला क्या है, सैलरी एंड वेजेस पेबल टू वर्कर्स एंड एम्प्लॉय, सैलरी एंड वेजेस ऑफ वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज़ ड्यू विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ लिक्विडेशन, और उसमें अमाउंट का लिमिट है 4 मंथ सैलरी और 20,000 विच एवर इज लेस। ध्यान रखना ऑफिसर कैटेगरी और डायरेक्टर्स को इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। सेकंड मैंने बोला ऑल गवर्नमेंट ड्यूज ड्यू विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ लिक्विडेशन, टाइम की लिमिट है, अमाउंट की कोई लिमिट नहीं है। थर्ड अपन ने बोला वर्कमैन कंपनसेशन पेबल विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ, नहीं वर्कमैन कंपनसेशन पेबल एज पर कंपनसेशन एक्ट, वॉलंटरी नहीं होना चाहिए, उसमें कोई टाइम लिमिट और अमाउंट लिमिट नहीं है। फोर्थ क्या बोला मैंने, ऑल रिटायरमेंट बेनिफिट्स मतलब पीएफ, ग्रेचुटी, बोनस, ईएसआई, ये सब ऑल रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्रेफरेंशियल है, नो टाइम लिमिट, नो अमाउंट लिमिट। और फिर मैंने बोला अर्न लिव सैलरी, टाइम और अमाउंट का कोई लिमिट नहीं, ये पांचों प्रेफरेंशियल है। तो अगर इनमें से कुछ है तो ये प्रेफरेंशियल है, इनको पहले पेमेंट होगा, और जो प्रेफरेंशियल की कैटेगरी में नहीं आएगा वो अनसिक्योर्ड है। फिर उसके बाद मैंने समझाया कि क्या समझाया कि जो लिक्विडेटर का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है ना, लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के अंदर जितनी भी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं उसको टोटल 8 लिस्ट में हम लोग अरेंज करते हैं। तो लिस्ट ए में क्या आता है, सारी एसेट जो स्पेसिफिकली प्लेस नहीं है। लिस्ट बी में क्या आता है, एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस विद सिक्योर्ड क्रेडिटर। लिस्ट सी में क्या आता है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। लिस्ट डी में आता है क्रेडिटर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज। बाय डिफॉल्ट डिबेंचर होल्डर्स को डिबेंचर्स को क्रेडिटर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज मानते हैं। लिस्ट ई में आता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, मतलब जो ना तो प्रेफरेंशियल है और ना फ्लोटिंग चार्ज के अगेंस्ट सिक्योर्ड। तो जितने भी बचे हुए एक्सटर्नल अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है वो लिस्ट ई में आते हैं। फिर उसके बाद में एफ में आता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और जी में आता है इक्विटी शेयर कैपिटल। और लास्ट अपने को पता चल जाता है कि कंपनी की हालत क्या है, मतलब सरप्लस या डेफिशिएंसी क्या है। तो इन 8 लिस्टों से स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनता है। अब ये 8 लिस्टें कैसे वहाँ लिखी जाती है वो अपन लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो होप कि आपको ये समझ में आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट नहीं है, फॉर्मेट लर्न होना ज़रूरी है तो ही हम लोग कुछ कर सकते हैं। ठीक है, होप कि आपको समझ में आएगा। चलो बाय बाय, टेक केयर। हाँ ये सारे नोट्स में है, आप वहाँ से देख सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है।